अंतिम दिनों में शक्तिशाली खोपड़ी अध्याय 51 अन्याय और प्रेम प्रतिद्वंद्वी। तीसरे क्रम की क्षमताओं का एक समूह और चौथे क्रम की क्षमताएं, हालांकि वे बहुत हैं, लेकिन उन्हें केवल तभी गाली देनी पड़ती है जब उन्हें एंजेलू की लड़ाई शक्ति के असामान्य रूप का सामना करना पड़ता है। इसलिए एंजेलू अपनी लूट को पैक करके बहुत संतुष्ट है। वास्तव में वहाँ केवल थोड़ी मात्रा में भोजन और पानी है और कुछ तीसरे क्रम के क्रिस्टल नाभिक हैं। यदि यह सामान्य है तो एंजेलू इसे कुछ और बार भी नहीं देखेगा। लेकिन इस बार यह अलग है। यह वह लूट है जिसे उसने लूटा है, या वह चीज़ जो उसने पहली बार लूटी है। इसलिए एंजेला बहुत खुश है, अपने हाथ में क्रिस्टल नाभिक पकड़े हुए और खेल रहा है। यहाँ तक कि चौथे क्रम के ज़ोंबी क्रिस्टल नाभिक भी जमीन पर है, कुछ और बार भी नहीं देखा। एंजेला ने क्रिस्टल नाभिक को ऐसे थामा जैसे किसी बच्चे को थामे हुए हो। वह ओवन के पास वापस बैठ गया और बाएं और दाएं दोनों छोटे भाइयों को देखा। अंत में उसने क्रिस्टल नाभिक को उदारता से उन्हें दे दिया और ईमानदारी से कहा, इस मालिक के पास खाने के लिए मांस है, उपयोग करने के लिए क्रिस्टल नाभिक है और देखने के लिए सुंदरता है। मैं वादा करता हूं कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा। सोंग चेंग्यू ने शांति से क्रिस्टल नाभिक को हटा दिया। जहां तक फैंग लिक्सुआन का सवाल है, उसने ये क्रिस्टल उपद्रव सीधे सोंग चेंग्यू को दे दिए। एंजेलो ने अपनी ठोड़ी को छुआ और उन लोगों की ओर देखा जो पीछे नहीं रह गए थे और कहा, तुमने कहा था, मैं इसे अब फिर से मांगता हूं, क्या वे शामिल होंगे? इसे भूल जाओ, बस उन्हें देखो और तुम्हें पता चल जाएगा कि एक टीम है। फैंग लिक्सुआन ने कंधे उचका दिए। उसे याद आया कि पास में ही एक बेस है। ऐसा लगता है कि ये लोग गश्त करने आ रहे हैं, नहीं तो वे इतने हल्के नहीं होते। वे अभी बहुत शोर मचा रहे थे और हलचल काफी बड़ी थी। अनुमान है कि उस बेस में मौजूद लोग जल्द ही आएंगे। एंजेलो ने शांति की लहर में फैंग लिक्सुआन को देखा और धीरे से कहा, मैं आपके विचारों को समझता हूँ, और जैसे ही मैं रेजिमेंट में प्रवेश करता हूँ, मुझे चुनौती देने की हिम्मत करता हूँ। मैं खुद को बॉस के रूप में उखाड़ फेंकना चाहता हूँ। आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, मैं आपको यह अवसर नहीं दूंगा। ये कहने के बाद एंजेलो और अधिक संतुष्ट होना चाहता था। उसे लगा कि उसका बॉस बहुत बढ़िया काम कर रहा है और उसने आराम से फैंग लिक्सुआन के कंधों को थपथपाया। जो छोटा भाई बॉस नहीं बनना चाहता, वह अच्छा छोटा भाई नहीं है। मैं तुम्हारी इच्छाओं को समझता हूँ, मैं भी ऐसा ही सोचता था, इसलिए चलो। ठीक है, मैं कड़ी मेहनत करूंगी, बॉस। फैंग लिक्सुआन को सोंग चेंग्यू ने बारबेक्यू के साथ रोक दिया, जिससे अजीब विषय समाप्त हो गया। इन शक्तियों ने मूल रूप से सोचा था कि एंजेलू चीजों को हथियाने के बाद उन्हें मार देगा। नतीजतन उन्हें मारने के बजाय एंजेलू ने एक बड़ा झटका दिया। दिल में राहत मिली। शक्ति का अंतर बहुत बड़ा था और उन्होंने थोड़ी चीजें खो दी। अपने जीवन को बचाने में सक्षम होने के मामले में वे स्वाभाविक रूप से इस बारे में नहीं सोचेंगे कि एंजेलू के साथ क्या करना है। इस समय पांचवी क्रम की क्षमताएं बहुत दुर्लभ हैं। यह अविश्वसनीय है कि एक या दो आधार इतने कीमती हैं। जैसा कि फैंग लिक्सुआन ने सोचा था, वास्तव में पास में एक बेस है जिसे शाओगुआंग बेस कहा जाता है। अंदर का पावर होल्डर 50 के दशक में एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति है जिसे लिंगे कहा जाता है। हालांकि उसकी शक्ति अच्छी नहीं है, लेकिन एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है। शक्तिशाली बेटा लिंग तियान हुआ है, जो अब पांचवी क्रम की क्षमता है। मैंने गश्ती दल से सुना कि बेस के बाहर दो शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक थे। लिंग तियानहुआ ने तुरंत दिलचस्पी दिखाई। अगर ये दो मनोवैज्ञानिक दूसरे बेस में शामिल नहीं होते तो उन्हें भर्ती करना बेहतर होता। ये गंभीर परिचय कम से कम चौथे क्रम की क्षमता है। जब लिंग तियानहुआ ने एंजेला को देखा तो वह तुरंत भ्रमित हो गई। नाजुक दिखने वाला युवक एक पेड़ के नीचे लहर की तरह खड़ा था। उसके चारों ओर एक ठंडा स्वभाव था। काली आंखें स्पष्ट और उज्ज्वल थीं, जैसे कि वाम की सबसे साफ झील अशुद्धियों से मुक्त हो। जब उसकी आंखें आपको देखती हैं तो वह आपकी छाया को स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित कर सकता है, जिससे लोगों को भ्रम होता है कि वह दूसरा व्यक्ति है। उसने लगभग अवचेतन रूप से अपने निचले शरीर पर कपड़े व्यवस्थित किए, युवक के पास गया और अपनी सबसे उत्तम मुस्कान और आवाज के साथ कहा, नमस्ते, मेरा नाम लिंग तियानहुआ है, क्या मैं आपका दोस्त बन सकता हूँ? एंजेलो इस बारे में सोच रहा है कि छोटे भाई पर दांव लगाते हुए पैसे कैसे जुटाए जाएं। सबसे महत्वपूर्ण बात छोटे भाई को ढूंढना है। अचानक किसी ने उसके विचारों को बाधित किया और वह उस व्यक्ति को देखता है। काश इस आदमी में फैंग लिक्सुआन जैसी ही ताकत होती। इसे हासिल किया जाना चाहिए। इसलिए उसकी आंखें चमक उठीं और उसने कहा, मेरा नाम एंजेलो है, मैं लोंगाउटियन भाड़े की रेजिमेंट से हूँ और हमारी भाड़े की रेजिमेंट। लिंग तियानहुआ। अचानक एक आवाज ने एंजेलो को बीच में रोका। आवाज जानी पहचानी थी। लिंग तियानहुआ ने पीछे देखा, ठिठक गया और फैंग लिक्सुआन की ओर इशारा किया। फैंग लिक्सुआन, तुम यहाँ क्यों हो? फैंग लिक्सुआन और लिंग तियानहुआ वास्तव में एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा व्यवहार नहीं करते थे, लेकिन जब वे छोटे थे तो वे एक स्कूल में जाते थे और उन्होंने अंतिम दिनों में एक दूसरे का नाम और प्रभाव भी सुना था। उसने अपने कंधे उचका दिए और उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। दुखी, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। फैंग लिक्सुआन नाखुशी से भर गया। हालांकि वह जल्द ही खुश हो गया, क्योंकि लिंग तियानहुआ ने उसे शाओगुआंग में बेस पर जाने के लिए गर्मजोशी से स्वागत किया।
ऐसा कहा जाता है कि बेस में कई तरह की मिठाइयाँ हैं, साथ ही कई स्वादिष्ट भी हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भाड़े की रेजिमेंट के पास पैसे की कमी थी तो लिंग तियानहुआ ने उदारता से उसकी छाती थपथपाई, ये कहते हुए कि वो उसे रास्ता खोजने में मदद कर सकता है। इसलिए फैंग लिक्सुआन्युआन की नज़र में एनजिलों को हिलते हुए बेस में अपहरण कर लिया गया था। सॉन्ग चेंगयू ने बिल्ली की पीठ थपथपाई और चुपचाप आह भरी। इस गति का अनुसरण करते हुए उसे लगा कि वे सीधे घर जा सकते हैं, क्योंकि गाओ शुओटाई बहुत पहले बेस पर वापस आ जाएगी। लिंग तियानहुआ को लगता है कि जीवन एक बहुत ही जादुई चीज़ है। अपने जीवन के पहले 28 वर्षों में वह कभी नहीं जानता था कि प्यार क्या होता है, और जब उसने अपने आसपास के लोगों को प्यार में पड़ते और पीड़ित होते देखा तो उसे अजीब लगा, क्योंकि वह इस भावना को बिल्कुल भी नहीं समझता था। लेकिन जिस क्षण उसने एंजेलो को देखा, उसका दिल बेकाबू होकर धड़क उठा। ऐसा लग रहा था कि प्यार सो रहा था और इस समय वह जाग गया। वह सोफे पर बैठे और खाते हुए युवक को लगभग लालच से देख रहा था। सभी की आंखें नर्म रोशनी थीं। एंजेलो ने इस पर ध्यान नहीं दिया। वह मिठाई के लिए एक मेज से बात कर रहा था, संघर्ष करते हुए। इन मिठाइयों के बहुत सारे प्रकार हैं और उनमें से कई खाए नहीं गए हैं। एक मिठाई खाने के बाद जो उसे अच्छी लगी, एंजेलो ने अपनी नज़र सॉन्ग चेंगयू पर घुमाई, जो उसके बगल में बैठा था और बिल्कुल भी नहीं हिला। उसने अपनी ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाया। सॉन्ग चेंगयू ने असहायता से सिर हिलाया। मुझे पता है, मैं यहाँ जाऊँगा। शेफ उत्पादन विधियों के बारे में बात करते हैं। मिठाई से नफरत करने वाले किसी व्यक्ति के लिए मिठाई बनाना भयानक है। खाने पीने के बाद एंजेलो ने संतुष्टि से अपना पेट थपथपाया। उसकी आंखें चमक रही थीं और लिंग तियानहुआ की ओर उसकी आंखें बहुत कोमल थीं। आपकी मिठाई वास्तव में स्वादिष्ट है। अगर तुम्हें ये पसंद है तो यह अच्छी बात है। कल मैं लोगों को बेस में खोज करने दूंगा कि क्या कोई अच्छा व्यक्ति है जो मिठाई बनाता है। लिंग तियानहुआ मुस्कुराया। जैसे ही मुझे लगा कि और भी मिठाइयाँ हैं जो मैंने पहले नहीं देखी थीं, एंजेलो और भी संतुष्ट हो गया। वह अब कंकाल बनना चाहता था, लेकिन आसपास बहुत सारे बाहरी लोग थे, इसलिए उसे यह फैसला छोड़ना पड़ा। फैंग लिक्सुआन ने एंजेलो के बारे में कुछ कहा। दूसरे पक्ष को उसके अपने भाड़े के रेजिमेंट के लोगों ने बाहर निकाल दिया था, इसलिए ये किसी भी सेना से संबंधित नहीं है। इसलिए लिंग तियानहुआ ने एंजेलो के लिए अच्छा होने के लिए कड़ी मेहनत की। मैं केवल यही उम्मीद करता हूँ कि एंजेलो उसे लाइट बेस हिलाना पसंद है और अंत में वहीं रहता है। उसने पद के बारे में सोचा, शेख लाइट बेस के उत्तराधिकारी की पत्नी। इसलिए एंजेलो में कुछ दिनों के बाद वह बहुत खुश महसूस करता था। कंकाल न बन पाने के अलावा जब तक वह बोलना चाहता था, लिंग तियानहुआ आने के लिए तैयार था। अगर वह खाना चाहता था तो बस थोड़ा सा उल्लेख करें, दोपहर में इस टेबल पर यह चीज़ ज़रूर होगी। लिंग तियानहुआ की एंजेलों को निगलने की उत्सुकता को देखकर सॉन्ग चेंगयू ने भौहें सिकोड़ी और फैंग लिक्सुआन से पूछा, आपने लिंग तियानहुआ को एंजेलों की पहचान कैसे समझाई? फैंग लिक्सुआन सोफे पर झुक गया, लापरवाही से रेड वाइन पी रहा था और धीरे से कहा, मैंने कहा कि उसे प्रकाश आधार से बाहर निकाल दिया गया था। वह अब बेघर है, लेकिन ताकत मुझसे कमजोर नहीं है। दूसरों के लिए उसने नहीं कहा, मैं उस समय आधार में नहीं था। क्या तुमने गाओ शुओ को परेशान करने के लिए ऐसा किया? सॉन्ग चेंगयू ने कहा। मैं उसके खिलाफ हूँ। उसे कुछ परेशानी देना सामान्य नहीं है। इसके अलावा लिंग तियानहुआ वास्तव में एंजेलो को पसंद करता है। अगर वह वास्तव में पकड़ लेता है तो ये भी एक अच्छा विकल्प है। ओह, मैं वास्तव में जानना चाहता हूँ कि समय कब अधिक है। शुओ की प्रतिक्रिया, ये बहुत दिलचस्प होना चाहिए। फैंग लिक्सुआन ने रेड वाइन का एक घूंट लिया और उसकी आंखों में खेल का एक संकेत था। सॉन्ग चेंगयू अवाक रह गया। वह बहुत कम समय के लिए गुआंगमिंग बेस में शामिल हुआ और लगभग भूल गया कि फैंग लिक्सुआन और गाओ शुओ सही नहीं थे। उसने लिंग तियानहुआ को देखा, जो कार्टून को गंभीरता से देखने के लिए एंजेलो के साथ था, और फिर से उसे देखा। एंजेलो को कोई अंदाजा नहीं था। इसे भूल जाओ, बस ऐसे ही। वैसे भी एंजेलो का सैन्य मूल्य इतना अधिक है कि उसे कभी नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा फैंग लिक्सुआन ने भी समझदारी दिखाई। यदि यह व्यक्ति लिंग तियानहुआ से आगे निकल गया तो ये केवल कहा जा सकता है कि एंजेलो गाओ शुओ को पसंद नहीं करता है, लेकिन यह एंजेलो एक कंकाल है और कंकाल अभी भी प्यार में पड़ सकते हैं। उस समय कोई समस्या नहीं होगी। छोटी सी इमारत शाओगुआंग बेस के बारे में आप क्या सोचते हैं? कुछ दिनों बाद लिंग तियानहुआ ने उसके पास खड़े होकर पूछा। एंजेलो ने सिर हिलाया और सोचा, बुरा नहीं है। यहाँ बहुत सारे लोग मिठाई बना रहे हैं। जब वह चला जाएगा तो क्रिस्टल कोर और लिंग तियानहुआ ये देखने के लिए बदल जाएगा कि क्या इसे घर बदला जा सकता है। ये बहुत अच्छा होना चाहिए। बॉस ने भी इन स्वादिष्ट चीज़ों का स्वाद चखा। यदि आप हमेशा यहीं रहना चाहें तो क्या आप ऐसा करेंगे? लिंग तियानहुआ ने कहा। एंजेलो ने तुरंत अपना सिर हिलाया। उसकी काली आंखों में दृढ़ता की एक चमक चमक उठी। मुझे घर जाना है। मेरा परिवार प्रकाश के आधार में है। क्या फैंग लिक्सुआन ने आपको नहीं बताया? लिंग तियानहुआ ने अपने सामने खड़े युवक को घूरा। उसकी दृढ़ काली और सफ़ेद आंखें दृढ़ प्रकाश से चमक उठी, लेकिन उसकी आंखों के नीचे एक दर्दनाक भाव था। हाँ, उसे एक पूर्व भाई ने गलत समझा था। अगर वह शक्तिशाली नहीं होता तो उसे मार दिया जाता।
ऐसा कहा जाता है कि उन पर भी उनके भाइयों ने हमला किया था और गंभीर रूप से घायल कर दिया था। वे एक शुद्ध युवक के लिए इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं? युवक अब बहुत दर्दनाक होना चाहिए, लेकिन वह उस भाई को नहीं भूल सकता जो एक बार खूनी लड़ाई में था, इसलिए वो अभी भी गलतफहमी को हल करने और फिर वापस जाने की उम्मीद करता है। हालांकि ऐसा व्यक्ति युवा भाई होने के लायक कैसे हो सकता है? लिंग तियानहुआ युवक को देखना बंद नहीं कर सकता है। जीने के लिए असीम दया और प्यार है। वह युवक के पतले शरीर को पकड़ना चाहता है, दूसरे व्यक्ति के गाल को चूमना चाहता है और युवक को थोड़ा आराम देना चाहता है, लेकिन वह तांग की अचानकता से भी डरता है, इसलिए उसने दूसरे व्यक्ति के कंधे को धीरे से थपथपाया। एंजेलो मिठाई पर नवीनतम शोध को पकड़े हुए था। आधा खाने के बाद उसे लिंग तियानहुआ में आने का उद्देश्य याद आया, इसलिए उसने कहा, लॉन्ग एउटियन भाड़े की रेजिमेंट पूरे साल गुंडों और सदस्यों की भर्ती करती है। मुझे लगता है कि तुम बहुत होनहार हो। हमारे साथ क्यों नहीं जुड़ते? मैं भविष्य में कभी भी तुम्हें अपना छोटा भाई नहीं मानूंगा। ठीक है। लिंग तियानहुआ ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति जताई और एंजेलो की ओर मुस्कुराया। ये बहुत बढ़िया था। प्रिय ने उसे समूह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, जिससे पता चलता है कि वह खुद पर भी अच्छा प्रभाव डालता है और कुछ दिनों में कबूल करता है। बहुत अच्छा, आप तीसरे भाई हैं। सन यांग फिर से पीछे हट गया। एंजेलो ने भी लिंग तियानहुआ पर मुस्कुराया। ये बहुत बढ़िया था। उसने समूह में अमीर अन्याय को धोखा दिया। भविष्य में उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि भौतिक क्रिस्टल कोर पर्याप्त नहीं था। फैंग लिक्सुआन के अनुसार इस आदमी में इन चीजों की सबसे अधिक कमी है, नेटवर्क। फैंग लिक्सुआन ने शेकिंग लाइट बेस में एक घेरा बनाया। यह आधार अपेक्षाकृत छोटा है। ये लाइट बेस जितना शक्तिशाली नहीं है और स्वाभाविक रूप से लाइट बेस जितने विवाद नहीं है। प्रबंधन भी जगह पर है, चाहे वह क्षमता हो या कोई साधारण व्यक्ति। यहाँ अंतिम दिनों में जब रात की गारंटी नहीं होती है तो सब कुछ बहुत अच्छा होता है। मेरा कहना है कि लिंगे के अनुभवी खच्चर प्रबंधन का आधार अभी भी बहुत मजबूत है। जब तक लिंग तियानहुआ इस प्रबंधन पद्धति का उपयोग करना जारी रखता है, वह भीड़ से ऊपर अपनी ताकत बनाए रखता है। चाहे कोई भी समय हो, बेस में नागरिक अशांति नहीं होगी। फू एनकिंग का आधार हालांकि अच्छा भी है, लेकिन यह बहुत क्रूर है और हमेशा असंतुष्ट लोग होंगे जो उसके शासन को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। उसने अपने हाथों को अपनी छाती पर टिका लिया, एक खंभे पर झुक गया और लोगों को आते जाते देखा। उसे नहीं पता था कि टैमरॉन का क्या होगा। उसने कहा कि वह 2 दिन खेलने के बाद वापस चला जाएगा, लेकिन वह इतने दिनों तक गायब रहा। वांग सेन और यू हेंग शायद पागल हो रहे हैं। क्या उन्हें वापस नहीं जाना चाहिए? जैसे ही फैंग लिक्सुआन कुछ सोच रहा था, आसमान से एक चीनी गिरी और उसके हाथ पर आ गिरी। फैंग लिक्सुआन ने लैंप पोस्ट पर लटके कंकाल शेल्फ को देखा। बेशक एंजेलो कंकाल शेल्फ में नहीं बदला था, लेकिन उसने उसे देखा। क्या तुम खाने योग्य म्यूटेंट मछली को देखने के लिए लिंग तियानहुआ के साथ नहीं गए थे? तुम अकेले क्यों आए? एंजेलो जमीन पर गिर पड़ी और धीरे से बोली। लिंग तियानहुआ ने कहा कि रात में कैंडल लाइट डिनर है। बॉस के तौर पर जाहिर है वह अकेले नहीं खाएगा। आप मेरे साथ शामिल हो सकते हैं। मोमबत्ती की रोशनी में डिनर। फैंग लिक्सुआन ने आश्चर्य से एंजेलो की ओर देखा। क्या लिंग तियानहुआ ये कबूल नहीं करना चाहेगा? ये बहुत जल्दी हुआ। गाओ शुओ और एंजेलो को ये समझ में नहीं आया और डैनफेंग की आंखों में बुराई की एक चमक थी। एक बुरी मुस्कान के साथ उसने कहा, मैं नहीं जाऊंगा। तुम सॉन्ग चेंग्यू को क्यों नहीं बुलाते? उसने कहा कि उसे मोमबत्ती की रोशनी में भोजन करना पसंद नहीं है। अंजी लू ने कहा, मुझे ये पसंद नहीं है। फैंग लिक्सुआन ने उन सभी की आंखों में मुस्कुराहट बिखेर दी जो बिजली का प्रकाश बल्ब बनाना चाहते थे, उस अवाक और असहाय अभिव्यक्ति के बारे में सोचते हुए जिसे सॉन्ग चेंग्यू ने हर बार देखा था जब वो और एंजेलो चुदाई कर रहे थे। ये बहुत प्यारा है। यह एक गंभीर व्यक्ति है, लेकिन यह उसे धमकाने के लिए प्रेरित करता है। दोनों ने बेस के चारों ओर कुछ चक्कर लगाए। जब उसने एक योग्यता वाले व्यक्ति को गुजरते हुए देखा तो फैंग लिक्सुआन के चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखी। फिर जब वो और एंजेलो लाइट बीम के बेस पर एक बड़ा घेरा बनाकर चले, तब से उसका चेहरा देखना मुश्किल हो गया है। एंजेलो ने अपनी चीनी चबाई और अपना सिर टेढ़ा कर लिया। आखिरकार उसने अपनी नज़रें फैंग लिक्सुआन की ओर घुमाई। मैंने भीड़ में 2 ज़ॉम्बी को घूमते हुए क्यों देखा, लेकिन किसी को उसकी परवाह नहीं है। क्या इंसान दोस्त हैं? क्या आप भी इसे देख सकते हैं? फैंग लिक्सुआन आश्चर्यचकित था। उसने इसे देखा था और कुछ चक्कर लगाने के बाद वह ये देखकर आश्चर्यचकित था कि वहां 2 लाशें थीं जो मानव सिर की तरह लग रही थीं, लेकिन आधार में क्रिस्टल नाभिक थे। उन्नत लाशों के बारे में सोचने के बाद बुद्धिमान लाशें हर जगह थीं। उसका चेहरा बदल गया। ऐसा लगता है कि बुद्धिमान लाशें इंसानों की तरह विकसित हुई हैं। हाँ, मैं बहुत स्पष्ट रूप से देख सकता हूँ। उनके सिर में क्रिस्टल नाभिक हैं, एंजेलो ने गंभीरता से कहा। फैंग लिक्सुआन का चेहरा समय समय पर बदलता रहता है। ऐसा लगता है कि उसे लिंगे के पास जाकर इस बारे में बात करनी चाहिए। आखिरकार इस तरह की बात को फिलहाल सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है और 2 बुद्धिमान लाशों को भी निजी तौर पर निपटाया जाना चाहिए, अन्यथा यह आतंक का कारण बनेगा। फैंग लिक्सुआन ने जाने को कहा। एंजेलो अपनी जगह पर ही रहा और उसने कैंडल लाइट डिनर के लिए जाने का फैसला किया।
उसने पलक झपकाई। कैंडल लाइट का मतलब कैंडल लाइट था। क्या कैंडल लाइट डिनर का मतलब खाना पकाने के लिए मोमबत्ती जलाना है? क्या आग बहुत छोटी है? हाँ। लिंग तियानहुआ ने एक सफ़ेद सूट पहना हुआ है, पुराना और नया। अब तक उसे लगा कि उसने ऐसे कपड़े पहने हैं जो उसकी खूबसूरती को सबसे अच्छे से दर्शाते हैं। उसने मुस्कुराते हुए विला लॉबी में एंजेलो का अभिवादन किया। इस समय लॉबी को सजाया गया था। ये सुंदर है। कमरा मोमबत्तियों से भरा हुआ था और खूबसूरती से आकार दिया गया था। लंबी मेज पर नाजुक व्यंजन और लाल शराब की एक बोतल थी। प्याला लाल शराब से भरा हुआ था। आग के नीचे ये क्रिस्टल स्पष्ट रंग के साथ चमक रहा था और अंतिम दिनों में यह एक शानदार आनंद था। यह अफसोस की बात है कि एंजेलो ने सिर्फ एक नज़र डाली और थोड़ी दिलचस्पी दिखाई, क्योंकि उसने पाया कि मोमबत्ती की रोशनी का इस्तेमाल सिर्फ रोशनी के लिए किया जाता था और इसका खाना पकाने से कोई लेना देना नहीं था। सौभाग्य से व्यंजनों का स्वाद अच्छा था। उनमें से कुछ सोंग चेंग्यू द्वारा बनाए गए थे। हाँ, एंजेलो को खाने के बाद इसका स्वाद सही था। संक्षेप में, गाओ शुओ के ज्ञान के बिना फैंग लिक्सुआन और सोंग चेंग्यू ने निर्दयतापूर्वक लिंग तियानहुआ को उसकी प्रेमिका का पीछा करने में मदद की, और यहाँ तक कि फैंग लिक्सुआन भी लिंग तियानहुआ के साथ पकड़ने के लिए इंतजार नहीं कर सका ताकि गाओ शुओ को दिल से झटका दिया जा सके। और दूरी में गाओ शुओ अभी भी सड़क पर लाश के एक समूह से लड़ रहा था। यहाँ तक कि जब उसे छठे स्तर पर पदोन्नत किया गया तब भी गाओ शुओ ने आराम नहीं किया। वह अपनी ताकत बढ़ाता रहा और करीब आने वाले को करीब लाना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि कोई उसके अपने कमरे के कोने में झांक रहा था। यहाँ तक कि उसके आसपास एक टीममेट भी था, एक पिट बॉस आदमी। एक हथेली से 5वें स्तर के ज़ॉम्बी को गोली मारने के बाद गाओ शुओ ने कुशलता से नाभिक को सन यांग की ओर फेंक दिया। उसने बस इसे पैक किया, अपनी बाहों से नुस्खा निकाला और सोचा, आज फिर से खाना पकाने का समय है। चलो मीठे और खट्टे सुअर की पसलियां खाते हैं। ऐसा होता है कि जियाओ लू को मीठा पसंद है, उसे यह मीठा और खट्टा ज़रूर पसंद होगा। बॉस, मुझे अभी भूख नहीं लगी है। मैं जाकर इधर उधर देखूंगा और देखूंगा कि कोई है या नहीं। चेन फेफी ने छलांग लगाई। थोड़ा पेड़ पर एक सुंदर वॉली कुछ भूस्खलन जगह में गायब हो गए। यह एक खरगोश से भी तेज चल रहा है। बॉस, मैं सन यांग ने रसोई के बर्तन बाहर निकाले। वह कहने ही वाला था कि उसे भूख नहीं है। उसे चेंग फेफी के साथ बाहर जाना था। दुर्भाग्य से गाओ शुओ ने उसे जगह पर थप्पड़ मारा था और धीरे से कहा, तुमने सुबह कुछ नहीं खाया है, अब तुम्हें भूख लगी होगी और इंतजार करो। सुओ भाई, मीठा और खट्टा सुअर का मांस बहुत स्वादिष्ट है। मुझे इसे खाने की ज़रूरत नहीं है। मैं शाम को तेल वाला खाना खाता हूँ, बस इंस्टेंट नूडल्स या कंप्रेस कुकीज़ खाता हूँ। सन यांग ने गाओ शुओ को उसके साथ खाना छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश की। वह वास्तव में गाओ शुओ का एक और निवाला खाने के बजाय हर दिन इंस्टेंट नूडल्स खाना पसंद करेगा। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? क्या तुम्हारा मालिक इतना कंजूस है? ये तो बस थोड़ा सा खाना है। हर कोई एक ही दर्द साझा करता है, गाओ शुओ ने कहा और उसने कुशलता से खाना बनाना शुरू कर दिया। भाई शुओ, मुझे लगता है कि तुमने जानबूझकर ऐसा किया है। तुम जो बनाते हो वह स्वादिष्ट नहीं होता, इसलिए तुम्हें अपने साथ खाना पड़ता है। तुम एंजेला को क्यों नहीं खाने देते? सुन यांग ने चुपचाप एक छोटा सा रुमाल काटते हुए कहा। एंजेला, भाई लू, तुम्हें जल्दी से जल्दी आ जाना चाहिए, नहीं तो मैं शायद अगले साल सूरज देखने के लिए जीवित नहीं रह पाऊंगा। मैं तुम्हें खाने में मदद करता हूँ, यूकुन फुसफुसाया। सन यांग, जो अभी भी कड़वे चेहरे पर था, ने यह वाक्य सुनते ही ऊपर देखा, अपना सिर घुमाकर यूकुन की ओर देखा। फिर, जैसे कि कुछ याद आ रहा हो, एओ जियाओ ने अपना सिर घुमाया और नाटक किया कि उसने कुछ नहीं देखा। उसने यूकुन से तब तक बात नहीं की जब तक कि उसे लूलू नहीं मिल गई। कैंडल लाइट डिनर का माहौल बहुत अच्छा था। लॉबी में तेज संगीत बज रहा था। एंजेलो को रेड वाइन का गिलास पीते हुए देखने के बाद छोटा भाई, जो खाना बनाने में मदद करने के लिए उनके पीछे खड़ा था, चुपचाप चला गया। लिंग तियानहुआ ने वाइन उठाई और पीने ही वाला था कि अचानक पाया कि एंजेलो ने गिलास में वाइन खाली कर दी थी। उसने अपना वाइन ग्लास नीचे रख दिया और मुस्कुराया। क्या आपको रेड वाइन पीना पसंद है? ये बुरा नहीं है, सभी को ये पसंद है, लेकिन मुझे जूस पीना ज़्यादा पसंद है। एंजेलो ने वाइन का गिलास नीचे किया, जगह से जूस के 2 डिब्बे निकाले और उनमें से एक लिंग तियानहुआ को फेंक दिया और दूसरा खोलकर पी लिया। किसी ने भी टेबल पर रखी रेड वाइन की बोतल पर ध्यान नहीं दिया। जब लिंग तियानहुआ एक कबूलनामे के बारे में सोच रहा था, जब उसने देखा कि युवक कुछ खा रहा था जो उसे पसंद था और उसकी आंखें चमक रही थीं, तो उसे लगा कि उसका दिल पिघलने वाला है, और आखिरकार उसने हिम्मत करके खड़े होकर एंजेलो के सामने चलने की हिम्मत की। उसने युवक को गहराई से देखा और गंभीरता से कहा, छोटी सी इमारत, मुझे तुम पसंद हो, मेरे साथ रहो। मैं असहमत हूँ। अचानक हॉल का दरवाजा खटखटाया गया। उसी समय एक गर्म और खूबसूरत महिला अंदर आई और गुस्से से बोली, भगवान, आप जानते हैं कि मैं आपको पसंद करती हूँ, लेकिन आपने मुझे कभी अच्छा चेहरा नहीं दिया और यहाँ तक कहा कि आप ये भी नहीं जानते कि प्यार क्या है। अब आप वास्तव में एक नर लोमड़ी पर मोहित हो गए हैं जो नहीं जानता कि यह कहाँ से आता है। उद्धरण चिन्ह। किनवान, तुम मुझे जाने दो।
लिंग तियानहुआ ने देखा कि सुंदरता अचानक बीच में आ गई और उसने एंजेलो का अपमान भी किया। वह बहुत क्रोधित और गुस्से में थी। मैंने पहले ही तुम्हें बहुत स्पष्ट रूप से बताया था, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, अब मुझे इसे फिर से कहने की ज़रूरत है। किन वान को उम्मीद नहीं थी कि लिंग तियानहुआ कुछ दिनों के लिए बेस पर आए किसी व्यक्ति पर दया दिखाएगी। वैसे भी वह बेस में दूसरी मास्टर भी है। वह इतनी गुस्से में थी कि वह आधे महीने के लिए बाहर चली गई। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने सुना कि मेरी प्रियतमा चली गई है। किन वान ने अचानक एंजेलो पर जमकर हमला किया, लेकिन उसकी मुट्ठी में शक्तिशाली ऊर्जा थी। जब लिंग तियानहुआ ने किन वान को अभिनय करते देखा तो वह और तेज हो गई। लगभग जब किन वान की मुट्ठी एंजेलो को मारने वाली थी तो उसने सीधे उसके हमले को रोक दिया। एक मिट्टी का स्पा भाग गया, जिससे किन वान को पीछे हटना पड़ा। किन वान ने सोचा कि एंजेलो की ताकत बहुत कमज़ोर थी। लिंग तियानहुआ एक दूसरे को चोट पहुंचाने से डरता था और उसने एंजेलो को और भी नीचा देखा। सौभाग्य से लिंग तियानहुआ ने हमले को रोक दिया, अन्यथा एंजेलो का शॉट आधा अक्षम हो जाता। लिंग तियानहुआ किन वान को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था और उसकी दया, लेकिन किन वान की चाल भयंकर थी, ये चिंतित लग रहा था। दोनों अधिक से अधिक जमकर लड़ रहे थे। जब उन्होंने बाहर खुली जगह पर मारा तो पहले से ही बहुत सारे लोग देख रहे थे। दोनों को लड़ते देख एंजेलो ने अपना सिर टेढ़ा करके मेज पर रखी शराब उठाई और हॉल से बाहर चला गया। वैसे भी तीसरा भाई उस महिला से बेहतर है और पैसे नहीं खोएगा। ऐसा लगता है कि फैंग लिक्सुआन को इसे पीना पसंद है, इसे ले लो, उसने उसे पीने के लिए कहा और अतिथि कक्ष में लौट आया। एंजेलो ने शराब मेज पर रखी और उसने अपनी ठुड्डी को छुआ। तीसरे भाई ने कहा कि वह खुद को पसंद करता है, जैसे कि बॉस ने कहा था। क्या इन दो पसंदों का मतलब एक ही बात है? फैंग लिक्सुआन से पूछें। आखिरकार फैंग लिक्सुआन बहुत कुछ समझता है, लेकिन दुर्भाग्य से फैंग लिक्सुआन और सॉन्ग चेंगयू अब नहीं हैं। एंजेलो अपने कमरे में वापस चला गया, अंतरिक्ष में प्रवेश किया, बहुत सारी पुस्तकों में प्रेम पुस्तकों की खोज शुरू कर दी। रात को हिला देने वाला बेस बहुत शांत है। गश्ती दल के आने जाने वालों को छोड़कर कोई भी इधर उधर नहीं घूम रहा है। छोटे बेस का ये फायदा है। शांत सॉन्ग चेंगयू रसोई से थक गया है। वह बस यह नहीं समझ पा रहा है। वह एक प्रतिष्ठित बॉस हुआ करता था, अब यह एक दुर्लभ उपचार शक्ति भी है। क्यों एंजेलो में वह केवल एक शेफ होने के लिए कम हो गया है? दुर्भाग्य से कंकाल के साथ शक्ति का अध्ययन करना बेहतर है। आखिरकार इसे मेज पर देखना बेहतर है। रेड वाइन की एक बोतल के साथ सॉन्ग चेंगयू ने इसे उठाया और पाया कि वर्ष खराब नहीं था। इसके बारे में मत सोचो, यह एंजेलो द्वारा वापस किया गया होगा। फैंग लिक्सुआन वापस आ गया था जब वह शराब उतारने वाला था। जब उसने अच्छी रेड वाइन की यह बोतल देखी तो उसकी आंखें चमक उठीं और उसने सॉन्ग चेंगयू की अभी अभी डाली गई वाइन उठाई और एक घूंट लिया। जब मैंने सॉन्ग चेंगयू के चेहरे को देखा तो मुझे इस उत्पाद की परवाह नहीं थी और वह मुस्कुराया, हंसते हुए। वह वाइन जो एंजेलो वापस लाया था। तुम्हें पता है, सॉन्ग चेंगयू ने कहा, वह आदमी कैंडल लाइट डिनर करने गया था। रेड वाइन के बिना ये काम नहीं चलेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि लिंग तियानहुआ का कबूलनामा सफल होगा या नहीं। फैंग लिक्सुआन ने ठहाका लगाया, गाओ शुओ तुम्हें मार देगा। अगर उसने मारा होता तो मैं उसे बहुत पहले ही मार चुका होता और मैं अब तक इंतजार करता। फैंग लिक्सुआन ने कंधे उचका दिए। दोनों बिना कुछ खाए रेड वाइन पी रहे थे। फैंग लिक्सुआन ने अपना सिर एक हाथ से थाम लिया और सॉन्ग चेंगयू को उदासीनता से देखा। न जाने क्यों आज रात वह जितना ज्यादा सॉन्ग चेंगयू को देखता उतना ही उसे अच्छा लगता और उसे एक अलग एहसास भी होता। जीभ सूख गई, वास्तव में भेड़िया बनने के आवेग पर झपटना चाहता था। फैंग लिक्सुआन बहुत हैरान था। हालांकि वह बहुत ही फैंसी लग रहा था, वास्तव में उसका कभी भी अन्य लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं था और सबसे करीबी चीज उसे तकिया के रूप में पकड़ना था। सॉन्ग चेंगयू को लगा कि उसका पूरा शरीर थोड़ा गर्म लग रहा था और उसकी आंखें अनजाने में फैंग लिक्सुआन से चिपक गईं। पहले उसने सोचा था कि फैंग लिक्सुआन बहुत आकर्षक और आकर्षक था। मालिकों के एक समूह के रूप में उसका अपना अनूठा आकर्षण है। इस समय मुझे नहीं पता कि क्यों वह निश्चित रूप से एक दूसरे के लिए बेहतर दिखता है और यहाँ तक कि थोड़ा सुस्त भी दिखता है। अफसोस, यह अच्छा दिखने वाला चेहरा उसके खुद के इतने करीब क्यों है और करीब होता जा रहा है। उसकी आंखें इतनी खूबसूरत हैं, जब वह खुद को देखता है तो उसे लगभग अपनी आत्मा में तारांकन 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 करना पड़ता है। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब बैठे थे। मन चांदनी के नीचे वे धीरे धीरे पास आ रहे थे। इस पल कमरे का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो गया है। चांदनी बहुत खूबसूरत थी और सुंदरता एक जैद की तरह थी। इस लिविंग रूम में सोफे पर वसंत असीम है और दो परिपूर्ण शरीर उलझे हुए हैं। वे एक दूसरे से उलझे हुए हैं। जब एंजेलो अंतरिक्ष से बाहर आया तो उसने ऐसा दृश्य देखा। उसने अपनी आंखें चौड़ी की और उन्हें देखा। सॉन्ग चेंगयू, जो फैंग लिक्सुआन के दबाव में था, ने फिर से दरवाजा बंद कर दिया।
वैसे सन यांग ने कहा कि प्यार में पड़े दो लोग इस तरह की बातें सिर्फ साथ में ही कर सकते हैं। पता चला कि उसके दो छोटे भाई प्यार में पड़ गए, लेकिन ऐसा कब हुआ, क्यों, उसे बिल्कुल भी नहीं पता। हालांकि उसने केवल थोड़ा सा देखा, सॉन्ग चेंग्यू की दर्दनाक और खुश अभिव्यक्ति स्पष्ट थी। क्या किसी से प्यार करने का यही तरीका है? बॉस ने यह भी कहा कि वह उससे प्यार करता है। प्यार क्या है? सन यांग ने कहा कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आप हर दिन एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करना चाहते। आप हमेशा खुद को पहले रखते हैं। वह भी हर दिन बॉस के साथ रहना चाहता है। क्या ये प्यार है? हालांकि उसने बॉस के साथ ऐसा करने के बारे में नहीं सोचा। अंजिलू वापस लौट आया और तालाब के किनारे बैठ गया। उसने जगह बदलने के बारे में सोचने की कोशिश की। खैर, अगर बॉस दूसरों को पसंद करता है, उदाहरण के लिए वह हर दिन दूसरों के साथ रहना चाहता है, दूसरों को पहले रखना चाहता है। इस तरह से सोचते हुए अंजिलू पूरी तरह से दुखी था। पहले छोटे भाई के रूप में जाहिर है उसे बॉस द्वारा पहले रखा जाना चाहिए। वह दूसरों को अपने स्थान पर कब्जा करने के लिए कैसे बर्दाश्त कर सकता है? उसने ये भी कल्पना करने की कोशिश की कि मालिक दूसरों के साथ उतना ही अच्छा है जितना वह था, और अचानक जमीन पर गंभीर रूप से पैर रखा और सीधे एक बड़े गड्ढे से बाहर निकल आया। दूसरों के साथ अच्छा होने की हिम्मत, मैं उस आदमी को 8 टुकड़ों में काट दूंगा और पेड़ पर लटका दूंगा। इस रात एंजेलो लिविंग रूम में देखी गई तस्वीरों के बारे में सोचता रहा। धीरे धीरे उस तस्वीर में मौजूद लोग बदल गए, गाओ शुओ और खुद बन गए। एंजेलो को बस लगा कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है। जाना पहचाना बदलाव, और यह बदलाव अभी भी अजीब है। ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा है जो मैं बाहर निकालना चाहता हूं लेकिन मैं उसे बाहर नहीं निकाल सकता। यह अजीब लगता है। यह मारने की कोशिश करने से भी ज्यादा असहज है लेकिन उसे मार नहीं सकता। आग की तरह, खासकर पेट के निचले हिस्से की स्थिति, मरना अजीब है। मेरे दिमाग में फिर से तस्वीर उभरी। इस बार यह ज्यादा साफ थी। उसने देखा कि बॉस उसके नीचे खुद को दबा रहा है। भोर के बाद एंजिलू ने उसकी तरफ देखा। उसका मुंह आश्चर्य से चौड़ा हो गया। उसके छोटे भाई की नाक को क्या हुआ? जब लिंग तियानहुआ सुबह उठा तो वह अभी भी उदास था। कल रात एंजिलो के साथ डेट अच्छी रही, लेकिन जब उसने कबूल किया तो उसे किनवान की मृत 8वीं पत्नी ने नष्ट कर दिया। उसे समझ में नहीं आया। उसे यह बहुत पहले ही पता चल गया था। किनवान को अस्वीकार कर दिया। महिला को उसे परेशान क्यों करना पड़ा? मुझे नहीं पता कि शियाओलो की प्रतिक्रिया क्या थी उसके कबूलनामे को सुनने के बाद। चाहे उसने मना किया हो या सहमति दी हो, लिंग तियानहुआ को उससे दूसरी बार पूछने में शर्म आ रही थी। लिंगहे ने देखा कि उसके बेटे की अभिव्यक्ति ठीक नहीं थी। अजीब बात है, क्या वह शराब नहीं पी रहा था? क्या बेटे ने बीच में ही हार मान ली और अब उसे इसका पछतावा नहीं है? जब लिंगहे अपने बेटे से पूछने ही वाला था तभी आसमान से एक बैंगनी रंग का वज्रपात हुआ और घर के बीचों बीच जा गिरा और घर फटने ही वाला था। लिंग तियानहुआ ने मिट्टी की दीवार की एक परत फेंकी और वज्र को बीच में लपेट दिया। फैंग लिक्सुआन जानलेवा लग रहा था। वह अंदर घुसा और आश्चर्य से बोला, फैंग लिक्सुआन, आज सुबह तुमने गलत दवा ले ली। मैंने गलत दवा नहीं ली, मैंने गलत शराब पी ली। फैंग लिक्सुआन ने पहली बार लापरवाह उपस्थिति को फीका कर दिया, एक सख्त अभिव्यक्ति दिखाते हुए, और उसके शरीर पर चमकती बैंगनी बिजली, एक हत्यारे की तरह। लिंग तियानहुआ, क्या आपने लाल शराब में दवा ली थी जिसे एंजिलो वापस लाया था? उद्धरण चिन्ह। उपाय। लिंग तियानहुआ ठिठक गया। अचानक उसे वह मुस्कुराहट याद आ गई जब कल रात पिताजी ने खुद को शराब पिलाई थी, और अचानक उसे बुरा लगा। उसकी नज़र लिंगहे पर गई और उसने उसकी चकमा देने वाली आंखों को देखा। तुरंत समझ गया। असंतुष्ट होकर बोला, पिताजी, आप ऐसी अभद्र बातें कैसे कर सकते हैं? मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं हूँ। क्या घटिया है, इसे रणनीति कहते हैं। लिंगहे दोषी विवेक में उठ खड़ा हुआ और घर की ओर चल दिया। चलते समय उसके दिल में शोक था। फैंग लिक्सुआन दरवाजे पर आया और शराब बाचेंग ने गलत व्यक्ति को पी लिया। दुर्भाग्य, अगर किसी की प्रियतमा को कोई और खा जाए तो क्या करें? जैसे ही वह चला, लिंग तियानहुआ ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की और दूसरे व्यक्ति की शक्तियों की परवाह किए बिना अचानक फैंग लिक्सुआन की ओर दौड़ा। उसने फैंग लिक्सुआन का कॉलर पकड़ लिया और कहा, क्या तुमने शराब पी है? बकवास, मैंने इसे नहीं पिया। मैं यहाँ आपके लिए क्या करने आया हूँ? फैंग लिक्सुआन ने अचानक लात मारी और जब लिंग तियानहुआ बाहर कूद गया तो उसने एक थंडर बॉल फेंकी। फैंग लिक्सुआन, तुम एक कमीने हो, तुम खतरे में हो और तुम उसके साथ ऐसा कर रहे हो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। लिंग तियानहुआ की आंखें लाल हो गई थीं। उसकी ऊर्जा उसके काम के कारण दंग रह गई और एक पल में जमीन हिलने लगी। ऊपर मिट्टी प्रणाली शक्ति की बड़े पैमाने पर घातकता वज्र प्रणाली के बराबर थी। धरती हिल गई और मिट्टी के कांटों की कतारें उभरती रहीं। जिस दिशा में फैंग लिक्सुआन खड़ा हुआ उस दिशा में छुरा घोंपते हुए। फैंग लिक्सुआन लिंग तियानहुआ से भी ज्यादा गुस्से में था।
हालांकि उसने सोंग चेंगयू के लड़के को बहुत अच्छी तरह से देखा था और विकसित होना चाहता था, उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा हादसा होगा। खासकर सोंग चेंगयू सुबह उठा, जो कि परेशान करने वाला था, सीधे उसकी अभिव्यक्ति को मार रहा था। अगर उसके पास सोंग चेंगयू से ज़्यादा ताकत है तो वह पहले ही मर चुका है। हालांकि उसे इसका बिल्कुल भी अफसोस नहीं है, लेकिन सोंग चेंगयू को उसे जमकर पीटते हुए देखने के बाद वह जो दिल मांगना चाहता था उसे पाने में काफ़ी समय लग सकता है। फैंग लिक्सुआन, जो अधिक से अधिक गुस्से में सोच रहा था, भी एक बड़ी चाल के साथ भाग गया। दोनों लड़ रहे थे, लेकिन वे कल लिंग तियानहुआ और किन वान के बीच की लड़ाई से अधिक आकर्षक थे। आखिरकार वे 5वें स्तर के स्वामी थे। यदि वे जल्दी से विला नहीं छोड़ते तो अब विला का अनुमान है कि ढह गया है। अंजेलो चीनी का एक निवाला लेकर युद्ध के मैदान में गया और अपने भाई नंबर 2 और नंबर 3 को लड़ते देखा। उसकी काली आंखों में संदेह का एक संकेत था। हाल ही में छोटा भाई हमेशा परेशानी में क्यों रहता है, या सन यांग। लिंग तियानहुआ ने जब अंजेलो को देखा तो उसका चेहरा दिल के दर्द से भरा हुआ था और उसकी प्रेमिका अपनी गलती के कारण विपरीत खाते से स्तब्ध थी। उसने एंजेलो की ओर इशारा करते हुए फैंग लिक्सुआन से पूछा, क्या तुम उसके लिए जिम्मेदार हो? इस समय सोंग चेंगयू बस आया और एंजेलो के बगल में खड़ा हो गया। फैंग लिक्सुआन ने सोचा कि वह सोंग चेंगयू से पूछ रहा है और स्पष्ट रूप से कहा, बेशक मैं जिम्मेदार होऊंगा। क्या ऐसा है? अच्छा। लिंग तियानहुआ की आंखों में दुख की झलक दिखाई दी। उसने अपनी हरकतें रोक दी, उसकी आंखें दुख से भर गईं, लेकिन उसने खुद को रोक लिया और आह भरते हुए कहा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम उसके साथ अच्छा व्यवहार करो। फैंग लिक्सुआन के हाथ की हरकतें भी रुक गईं। फिर उसने निर्णायक रूप से लिंग तियानहुआ को उल्टा मुक्का मारा। उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि उसका एंजिलो से कोई लेना देना है। इस समय याओगुआन बेस गश्ती दल के लोग अचानक आए और 2 लोगों के बीच लड़ाई को बाधित किया और लिंग तियानहुआ से कहा, बॉस, आज बेस के बाहर थोड़ा अजीब है। शुरुआत में कोई लाश नहीं थी, अचानक अधिक लाशें थीं। नतीजतन हमने 4 दस्ते जोड़े हैं, लेकिन लाशों की संख्या कम होने के बजाय वे बढ़ रही हैं। क्या? लिंग तियानहुआ का चेहरा बदल गया। हाल ही में लाशें अक्सर दिखाई देने लगी हैं। वह भी इस बारे में चिंतित था। अब जब उसने बाहर की विसंगति के बारे में सुना तो उसने तुरंत इसके बारे में सोचा और तुरंत लोगों को, सभी मनोवैज्ञानिकों को बुलाने दिया। उसी समय बाहर की ओर भागा। याओगुआन बेस की रक्षात्मक दीवार बहुत अच्छी है। लिंग तियानहुआ खुद एक मिट्टी आधारित क्षमता या 5वें क्रम का है, इसलिए उनके नेतृत्व में बेस की रक्षात्मक दीवार बहुत मजबूत है और वह रक्षात्मक टॉवर के सबसे ऊंचे बिंदु पर चढ़ गया। दूरी की ओर देखते हुए, लेकिन दूरी में बहुत अधिक लाशें नहीं दिखीं, लेकिन बेस की परिधि पर कुछ लाशें थीं जिन्हें गश्ती दल ने लगभग साफ कर दिया था। क्या ये संयोग है? वह बहुत बड़ी समस्या है। लिंग तियानहुआ ने हैरान होकर इधर उधर देखा, फिर भी कोई शक्ति नहीं थी। ये तर्क है कि अगर लाशों ने घेराबंदी की तो बहुत सारी लाशें दौड़ेंगी और लहरें लहरों से ज़्यादा मजबूत होंगी। ये दूसरे ठिकानों से संदेश है। फैंग लिक्सुआन और अन्य लोग भी निगरानी मंच पर आ गए। कल रात 2 बुद्धिमान लाशों की पहचान की गई और उनका निपटारा किया गया। आज बाहर बदलाव हैं। क्या ये वास्तव में सिर्फ एक संयोग है? बाहरी गश्ती क्षमता में 2 और टीमें बढ़ गईं। अजीब बात यह है कि ऐसा लग रहा था कि एक छोटे से दंगे की शुरुआत को छोड़कर पीछे का हिस्सा शांत हो गया था और कभी कभी केवल 1 या 2 लाशें दिखाई देती थीं और लाशों का कोई बड़ा क्षेत्र दिखाई नहीं देता था। बेस पर मौजूद नर्द जो बहुत घबराए हुए थे, उन्हें राहत मिली। हालांकि लिंग तियानहुआ को लगा कि चीजें इतनी सरल नहीं थीं। वह जानता था कि फैंग लिक्सुआन ने कल रात क्या कहा था, इसलिए उसे लगा कि चीजें सरल नहीं थीं, लेकिन इसमें कुछ भी गलत नहीं था, इसलिए उसे दरवाजे पर कुछ अतिरिक्त क्षमताएं भेजनी पड़ीं। सोंग चेंगयू आज बुरी हालत में है और अपनी उपस्थिति के बाद से ही काला पड़ गया है, जैसे कि उसे $1 मिलियन का कर्जदार कौन है। अपने निवास पर लौटने के बाद फैंग लिक्सुआन ने उसे गाली दी, ये देखकर कि दूसरे पक्ष ने भी अपने विचारों को अनदेखा कर दिया। नहीं, मैंने अपनी नाक को छुआ और चला गया। सोंग चेंगयू ने उपहास किया और सोफे पर बैठ गया, लेकिन ये क्रिया बहुत बड़ी थी। जब उसने इसका अत्यधिक उपयोग किया तो उसका चेहरा तुरंत विकृत हो गया। उसने पाया कि अंजेलो चीनी खाते समय खुद को रोक रहा था। उसकी अभिव्यक्ति पूछताछ से भरी थी। कल आपने जो मिठाइयाँ बनाई थीं, उन्हें निकालो और आशा करो कि अंजेलो कुछ नहीं पूछेगी। दुर्भाग्य से उसकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई। एंजेलो ने मिठाई लेने के बाद उसे नहीं खाया, लेकिन उत्सुकता से पूछा, तुम बदसूरत लग रहे हो, क्यों? कल रात तुमने और फैंग लिक्सुआन ने वही किया जो तुम्हारे प्रेमी ने किया था। तुमने ऐसा कब किया? प्रेमी बन गए। सुन यान कहते हैं कि इस तरह की चीजें करना सुखद है। तुम खुश क्यों नहीं दिख रहे हो? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। कौन सा बर्तन नहीं उठाया जा सकता? सोंग चेंगयू ने लगभग टेबल उठा ली। उसने टेबल पर जोर से हाथ दबाया और टेबल का एक पैर तोड़ दिया। हालांकि वह विपरीत पार्टी थी, लिक्सुआन का इतना अच्छा प्रभाव था, लेकिन उसे कुचलने के लिए ये काफी नहीं था।
अगर कल पर्याप्त बल नहीं था तो वह असहज चुंबन कहाँ से लाता। इसलिए यह उत्पाद वास्तव में क्रोधित है कि वह है जिस पर अत्याचार किया जाता है। इस समय फैंग लिक्सुआन वापस लौटा, मेज पर दलिया का एक कटोरा और एक छोटी सी साइड डिश लेकर। जब उसने देखा कि मेज का पैर टूटा हुआ था तो उसने अपना हाथ सोंग चेंग्यू को पकड़ा और कहा, ठीक है, दलिया अभी भी गर्म है, आप इसे व्यवस्थित कर लें। अब यह अधिक उपयुक्त है। सोंग चेंग्यू का चेहरा थोड़ा बेहतर था, लेकिन ये केवल थोड़ा सा था। उसने चुपचाप दलिया उठाया और उसे खा लिया और ली जुबान की चापलूसी भरी नज़र की तरफ अपना सिर घुमाया, उस व्यक्ति को न देखने का नाटक किया। कोई जवाब नहीं मिला। एंजेलो उन्हें पूछना जारी रखा। तभी बाहर से एक तेज आवाज आई जो घर में चिल्ला रही थी, कौन है एंजेलो, मेरे पास आओ। जब एंजेलो बाहर गया तो वह सीधे लोगों के एक समूह से घिरा हुआ था। कल रात लिंग तियानहुआ से बात करने वाली महिला बात कर रही थी। उसे किनवान के रूप में याद आया, क्या कुछ गड़बड़ है। एंजेलो ने अंतरिक्ष से सिर्फ एक गिलास जूस लिया, पीना खुश है, इसलिए मैंने मुश्किल से इस व्यक्ति पर थोड़ा ध्यान दिया। मैं भाई तियान से लंबे समय से प्यार करती हूँ, इसलिए मैं उसे तुम्हें नहीं दूंगी, इस नर लोमड़ी को। इसलिए बेहतर होगा कि तुम मुझसे परिचित हो जाओ और मुझे भाई तियान से जल्दी से दूर कर दो, अन्यथा यह जमीन तुम्हारा अंत है। जैसे ही किनवान ने अपना हाथ हिलाया, हवा के ब्लेड से जमीन पर अनगिनत दरारें पड़ गईं। फैंग ब्लेड, एंजिलू ने पलक झपकाई, उसे क्या भूल गया लगता है। उफ, ये याद करते हुए एंजिलू जल्दी से घर की ओर भागा। उसने सोचा कि बड़ी बिल्ली ने बहुत ज्यादा खा लिया है और 2 दिन पहले सड़क पर उसकी मिठाइयाँ खा ली थीं और उसने बड़ी बिल्ली को जगह से बाहर रहने की सजा दी। खेलते हुए अचानक बड़ी बिल्ली को भूलने के लिए बहुत खुश था। एंजेलो के इस भाग में किनवान को लगा कि वह डरा हुआ है और उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति और भी अधिक तिरस्कारपूर्ण थी। मुझे नहीं पता कि त्यानगे को इस बच्चे में क्या पसंद है, क्या ये चेहरा है। किनवान के समर्थकों ने भी तिरस्कारपूर्वक कहा, हाँ बहन किन, हमारे अड्डे में कौन नहीं जानता कि आप और त्यानगे एक युगल हैं। यह विदेशी आते ही त्यानगे को बहकाना चाहता है। शर्म की बात है। इससे पहले कि यह आदमी बोलना समाप्त करता, वह एंजिलू द्वारा खींची गई बड़ी बिल्ली से डर गया। उसने हाथ बढ़ाकर बड़ी बिल्ली की ओर इशारा किया और बोल नहीं सका। एंजिलू भावशून्य होकर बाहर आया और अच्छे भाव से पूछा, तुमने अभी क्या कहा? मैंने स्पष्ट रूप से नहीं सुना। बहन किन चाहती है कि तुम भाई तियान से दूर रहो, अगर तुम मरना नहीं चाहती हो तो मुझे थोड़ा परिचय दे दो, एक और साहसी शक्ति ने कहा। ओह, एंजिलू ने सिर हिलाया, उसकी नज़र इन लोगों पर पड़ी और वे अचानक हिल गए। भीड़ को लगा कि उनके सामने सिर्फ एक फूल है। अपने पीछे उसने अपना सुंदर हाथ बढ़ाया और उस आदमी की गर्दन को बेरहमी से मरोड़ दिया। खून छिड़का और यह व्यक्ति सीधे जमीन पर गिर गया, जबकि एंजिलो का हाथ अभी भी इस शक्ति का सिर पकड़े हुए था और चारों ओर हर कोई अभी भी था, यहाँ तक कि आखिरी दिनों में इस तरह की असहमति सीधे मुड़ जाएगी। किसी व्यक्ति की गर्दन तोड़ने के लिए हिंसा का उपयोग करना भी दुर्लभ है। चीन का पहला शहर टी सिटी, जहाँ ज़ॉम्बी पाए गए, सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त शहर भी है। इस शहर में एक बहुत बड़ी झील है जिसके बीच में एक छोटा सा टापू है। यह आखिरी दिनों से पहले एक पर्यटक स्थल था और अब इस टापू पर एक महल चुपचाप दिखाई दिया। कोई नहीं जानता कि यह महल कब बना और इसे किसने बनवाया। लिंकिंग एक पक्की सड़क पर खड़ा था, सामने के महल को देख रहा था। उसकी आंखों में गहरा डर था। वह अंदर नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसने महल में रहने वाले आदमी की इच्छा का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं की। अब ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वह एक ज़ोंबी बन गया है और महल का मालिक पूरी ज़ोंबी दुनिया का राजा है। किसी ने भी अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। पिछली बार जब वह प्रकाश के आधार से बच निकला था तो उसने सोचा था कि वह मर चुका है, लेकिन एक रहस्यमय आदमी ने उसे बचा लिया जो अचानक प्रकट हुआ। उसे लगा कि वह बच गया है। कौन जानता है कि वह अभी अभी एक गहरे रसातल में प्रवेश कर गया था और उसके द्वारा उसका उपयोग किया गया था। नशीली दवाओं के सम्मोहन से प्रभावित सम्मोहन ज़ोंबी राजा इतना भयानक था कि उसे क्रूर तरीकों से एक स्मार्ट ज़ोंबी बनने के लिए मजबूर किया गया था। इसे उसके अपने स्वार्थ का फल माना जा सकता है। लिंकिंग की आंखों में ताना चमक रहा था, लेकिन यह ज्यादा नाराजगी थी। उसे गाओ शुओ और एंजिलो से नाराजगी थी। उनके बिना वह ऐसा कैसे बन सकता था? जाहिर है कि वह एक ट्रैवर्स है, वह अलग है। अंततः वह महल में चला गया और सिंहासन पर बैठे व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, यदि आप इतने लंबे समय तक वापस नहीं आए तो मुझे लगा कि आप मेरे आदेश का उल्लंघन करेंगे। लिंकिंग ने अनिच्छा से मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर उस आदमी की बाहों में बैठ गया, हालांकि वह बहुत अनिच्छुक था। अगर वह ऐसा नहीं करता तो उसे बुरी तरह से दंडित किया जाएगा। आदमी ने उसे अपनी बाहों में दबा लिया और धीरे से उसके कान के लोब को काट लिया। तुम इतनी अच्छी हो तो मुझे तुमसे और भी ज्यादा प्यार करना चाहिए। दबंग आवाज कानों में गूंजी। लिंकिंग कांप उठा, लगभग बंजर भूमि से भागने की कोशिश कर रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, उसके घुटने ठंडे थे, वह पहले से ही सिंहासन पर घुटने टेक रहा था और आदमी की हरकतें बिल्कुल भी कोमल नहीं थीं।
दुर्व्यवहार और उपचार की भावना के साथ भी उसने इसे अपने दांतों से सह लिया। हालांकि यह मरेगा नहीं, फिर भी ये दर्द देता है। जब दर्दनाक मौत जीवन में आती है तो उसके दिल में एक मजबूत अनिच्छा उभरती है। वह बदला लेना चाहता है। जिन लोगों ने उसका अपमान किया है उन्हें मरना चाहिए। चूंकि वह सभ्य नहीं रहा है, इसलिए उसे एक होना चाहिए। बड़े खलनायक के बारे में क्या, वह लाशों को मानवता को नष्ट करने में मदद करना चाहता है। रात गहराती जा रही थी। गाओ शुओ आराम करने के लिए कार में बैठ गया। छठे चरण में पदोन्नत होने के बाद उसने अभी तक शरीर में क्षमता का अनुभव नहीं किया था। इस रात आराम करते हुए उसने शरीर में शक्ति जुटाई जब पतली धुंध उसके हाथ में थी। जब ली उठी तो आसपास का तापमान अचानक ठंडा हो गया। उसके नियंत्रण से धुंध में बर्फ धीरे धीरे हथेली पर जम गई। पहले तो ये सिर्फ एक अनियमित खंभा था, फिर ये तेजी से बदल गया और एक फूल में बदल गया। फूल धीरे धीरे बदल गया। हर पंखुड़ी, पत्ती और फूल का तना, उस पर लगे कांटे दिखाए गए। यह एक गुलाब है। आध्यात्मिक शक्ति के नियंत्रण में यह पूरी तरह से प्रस्तुत किया गया है, एक उत्कृष्ट शिल्प कौशल की तरह। चांदनी में चांदी सफेद रोशनी चमकती है। अगर छोटी इमारत है तो गुलाब उसे दे दो। गाओ शुओ की आंखों में कोमलता का एक स्पर्श चमक गया। काश वह अंतरिक्ष में प्रवेश कर पाता, गाओ शुओ ने ऐसा सोचा। जब उसे छठे स्तर पर पदोन्नत किया गया तो उसका अंतरिक्ष के साथ एक विशेष संबंध था। हालांकि उसकी मानसिक शक्ति थोड़ी खराब लग रही थी और वह अंतरिक्ष को नहीं खोल सकता था। हालांकि ये गांव शुगांग में था। जब मैं अंतरिक्ष में प्रवेश करने के बारे में सोच रहा था तो मेरे सामने का दृश्य अचानक विकृत हो गया। जब गाओ शुओ भगवान के पास लौटा तो वह पहले से ही अंतरिक्ष में दिखाई दिया। गाओ शुओ थोड़ा उलझन में था। वह फिर से अंतरिक्ष में कैसे प्रवेश कर सकता है? क्या यह इसलिए है क्योंकि वह उस समय सिर्फ उन्नत था, मानसिक रूप से अस्थिर था? लेकिन जब उसने झील को देखा, जब मैं किनारे पर आकृति के बारे में सोच रहा था, तो मेरे सारे विचार पीछे छूट गए और मेरी आंखों में मेरे सामने केवल यह आकृति थी। झील के किनारे पर एक सुनहरा कंकाल खड़ा था। झील में अपने प्रतिबिंब को घूर रहा था, शायद इससे संतुष्ट था। अपने हाथों को अपने कूल्हों पर रखकर वह कुछ क्षणों के लिए चुपचाप हंसा। एक क्लिक ध्वनि बना रहा था और फिर दो हाथ की हड्डी स्वचालित रूप से उड़ गई, एक मुट्ठी का अनुमान लगाते हुए और हारने का अनुमान लगाने के बाद झील में भाग गया। मुझे नहीं पता था कि एक चीर कहाँ से लाऊं और कंकाल के रैक को नहलाना शुरू कर दिया। दो जोड़ी पंख झील की ओर उड़े और वे फैल गए, जिससे माइक्रोवेव की लहरें उठी और छींटे वाला पानी खोपड़ी पर गिरा। खोपड़ी दुखी लग रही थी। एक सिर दौड़ा और सीधे पंखों से टकराया। फिर हड्डियों के 10 ब्लॉक आपस में लड़ने लगे जैसे कोई गड़बड़ हो। हाथ की हड्डियां पैर की हड्डियों को पकड़े हुए थीं और उस्ती की हड्डियां पंखों से। हालांकि यह केवल एक कंकाल है, गाओ शुओ के दिल में एंजेलो हमेशा विशेष है। वह व्यक्ति है जिसे वह पसंद करता है, चाहे वह किसी भी स्थिति में हो, वह उसे पसंद करता है। छोटी सी इमारत, गाओ शुओ मुस्कुराते हुए बोला, और मेरे दिल में इन दिनों का अवसाद दूर हो गया। वह कंकाल जो अपने पैरों की उंगलियों को अपने मुंह से काट रहा था, दंग रह गया और पूरी खोपड़ी घूम गई। ये देखने के बाद कि यह गाओ शुओ था, पूरी चीज भ्रमित हो गई और 10 हड्डियां जो उलझी हुई थीं कुछ बार गड़बड़ हो गईं। आपस में टकराते हुए अंत में यह आखिरकार एक पूरा कंकाल रैक बन गया। बॉस, एंजेलो, जो वापस मानव आकार में बदल गया, गाओ शुओ के पास भागा। उसकी आंखें चमक रही थीं, जाहिर तौर पर बहुत उत्साहित था। और फिर वह थोड़ा दुखी हुआ और कहा, बॉस, आप कहाँ गए थे? मैं आपको लंबे समय से ढूंढ रहा हूं। अगर आप फिर से नहीं दिखे तो मैं अपने दम पर खड़ा होने के लिए तैयार हूं। मजबूत हाथ ने युवक को अपनी बाहों में कसकर पकड़ रखा था और गाओ शुओ भी बहुत उत्साहित था। जब उसने देखा कि युवक ठीक है तो उसके दिल का पत्थर आखिरकार गिर गया। हालांकि वह जानता था कि एंजेलो बहुत शक्तिशाली था, यहाँ तक कि शरीर एक कंकाल था। खून की क्षमता उसे चोट नहीं पहुंचा सकती है, लेकिन वह अभी भी बहुत चिंतित है। इस चिंता का ताकत से कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम ठीक हो तो कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक। युकुन ने तुम्हारी चोट के बारे में कहा तो मैं मौत से डर गया। तुम अब कहाँ चले गए? मैं तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रहा था। गाओ शुओ ने युवक का चेहरा पकड़ लिया, जैसे ये पुष्टि करने के लिए कि क्या वही है। इस वाक्य को दोहराएं। बेशक मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं बेस हिला रहा हूं। एंजेलो ने गाओ शुओ को अपना चेहरा पकड़ने दिया, फिर कुछ सोचा, भौहें सिकुड़ी और उसकी उंगलियां जैड की तरह सफ़ेद छाती पर गुस्से से टिकी हुई थीं। ये बस दर्द देता है, यह मुझे दर्द देता है। जब मैं युकुन को देखूंगा तो मुझे उसे पेड़ से लटका देना चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। नज़र साफ सीने पर चली गई। गाओ शुओ की सांसें अचानक थोड़ी तेज हो गईं, बस संरक्षणात्मक उत्साह। और अब मैंने पाया कि एंजेलो उसकी बाहों में नहीं थी, उसका शरीर गीला था। हाँ, गाल से पानी की कुछ बूंदें गिरी, सुंदर कॉलरबोन पर गिरी, फिर से फिसली और अंत में सीने के पार लाल बिंदु गिर गया। हाथ लगभग अनियंत्रित रूप से पानी की रोशनी के साथ लाल बिंदु पर गिर गया और फिर धीरे धीरे इसे कवर किया।
हाथ के दिल से मस्तिष्क में गर्म स्पर्श आया और युवा से सांस लेने वाली गर्म हवा गर्दन पर छिड़क गई। सब कुछ उसे आमंत्रित करने जैसा था। गाओ शुओ ने नीचे झुककर उन खूबसूरत लाल होठों को चूमा। उसने एक हाथ से युवक की पतली कमर और एक हाथ से युवक के कंधे को थाम लिया और चुंबन को गहरा कर दिया। चखने की शुरुआत से ही वह धीरे धीरे गहरा होता गया। युवक के झटकेदार खानपान को महसूस करने के बाद उसे प्रेरणा और खालीपन महसूस हुआ। छूने वाले हाथ ने युवक को छुआ और हाथ का त्वचा स्पर्श शीर्ष स्तर का था। युवक की हर चीज ने उसे बहुत खूबसूरत महसूस कराया। जब उसके होठों का निशाना कॉलरबोन पर लगा तो उसे अंततः कुछ संयम की आवश्यकता महसूस हुई। वह नहीं चाहता था कि ऐसा तब हो जब युवक अनभिज्ञ था, भले ही वह अब गर्म एहसास के साथ विस्फोट करने वाला था। गाओ शुओ ने युवक को गहराई से देखा और पूछा, क्या आप जानते हैं कि हम अब क्या कर रहे हैं? युवक ने सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, हम वही काम कर रहे हैं जो प्यार करने वाले लोगों को करना चाहिए। गाओ शुओ की आंखें चौड़ी हो गईं और उसकी सांसें और भी तेज हो गईं। उसका दिल लगभग बेकाबू होकर परमानंद की लहर से चमक रहा था। उसने अपना माथा एक दूसरे के सामने खड़े युवक के माथे पर टिका दिया और गंभीरता से कहा, छोटी सी इमारत, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों एक साथ समय बिताओ। तो क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या तुम समझते हो? इस बार काली आंखों में कोई संदेह नहीं था। युवक की स्पष्ट आवाज उसके कानों में पड़ी और जोर से बोला, मालिक मेरा है, सिर्फ मेरा ही हो सकता है। जो भी इसे चुराने की हिम्मत करेगा, मैं किसी को भी मार दूंगा। युवक को जवाब में एक और अधिक गहन चुंबन मिला। गाओ शुओ ने युवक को जमीन पर लेटने के लिए निर्देशित किया और उसके निर्दोष शरीर को धीरे धीरे चूमा। जब वह कहीं चुंबन लेता तो उसे युवक की स्पष्ट भारी सांसें सुनाई देती और वह और भी जोर से चिढ़ाता। जमीन पर लेटे हुए एंजेलो को सिर्फ इतना महसूस हुआ कि उसके शरीर और हाथों पर एक अजीब सी अनुभूति हुई। ठंडे हाथों की जोड़ी में जादुई शक्ति थी और उसे पूरे शरीर पर उठाने का एहसास अजीब था। ये चोट लगने से भी ज्यादा असहज है, लेकिन यह असहजता एक अवर्णनीय आराम की भावना के साथ आती है। जब कहीं से बिजली का झटका महसूस हुआ तो वह इसे खुद से बाहर नहीं भेज सका। एक धीमी सिसकी, इससे वह चौंक गया। वह जानता था कि अगर उसे सीधे चाकू मार दिया जाए तो भी वह गुनगुनाएगा नहीं और जल्दी से अपने होंठ काट लिए। हालांकि भावना अधिक तीव्र हो गई। जब एक निश्चित भावना जारी हुई तो एंजेलो के मस्तिष्क में एक खाली जगह थी और उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और जब उसने गाओ शुओ को पीछे के बगीचे में प्रवेश करने की तैयारी करते देखा तो वह चौंक गया। क्या ये वाकई ठीक है? हालांकि उसने बहुत सारी एक्शन फिल्में देखी हैं, लेकिन वह हैरान रह गया और फिर उसने अपने आप ही अपनी स्थिति बदल ली। इसलिए जब गाओ शुओ ने एक शॉट में छेद में प्रवेश करने के लिए फोरप्ले की तैयारी की तो उसने देखा कि उसके नीचे का व्यक्ति एक कंकाल बन गया था। उस समय गाओ शुओ की अभिव्यक्ति बस वर्णन से परे थी। उसने जो कहा था उसे वापस ले लिया और उसे खोपड़ी का ढांचा पसंद नहीं आया, खासकर इस समय। ... गाओ शुओ ने जल्दी से कहा, छोटी सी इमारत है, जल्दी से वापस आ जाओ। खोपड़ी भयंकर रूप से हिल गई, जमीन से उठ खड़ी हुई और अंतरिक्ष से बाहर भाग गई, जिससे गाओ शुओ अपने गरीब छोटे गाओ शुओ को उदास रूप से देखता रह गया। उसने जल्दी से अपने कपड़े पैक किए और अंतरिक्ष से बाहर निकल गया, लड़ाई को पकड़ने और भागने के लिए तैयार। प्रेमी के अभी जारी रहने के बाद वह अंतरिक्ष से बाहर निकलने के बाद स्तब्ध रह गया। वह अभी भी कार में था और उसके आसपास एंजेलो थी। गाओ शुओ जल्दी से कार से बाहर कूद गया और चारों ओर देखने लगा। उसने सुना कि कई अन्य लोगों को लगा कि कुछ हुआ है और वे सभी वहां आ गए। गाओ शुओ ने जल्दी से पूछा, एंजेलो कहाँ है? वह कहाँ है? कुछ लोग स्तब्ध रह गए और सन यांग ने अपनी आंखों के सामने गाओ शुओ द्वारा बनाए गए तंबू को देखा। वह सबसे सीधा था और हंसते हुए गाओ शुओ की ओर इशारा किया, भाई शुओ, क्या तुमने कोई सपना देखा था जो तुम केवल वसंत में ही देखोगे? गाओ शुओ का चेहरा काला पड़ गया था, जाहिर तौर पर इच्छा, भीख और असंतोष की अभिव्यक्ति। उसने बुरे लहजे में कहा, जल्दी करते रहो, लक्ष्य आधार को हिला देता है। नहीं, हमने अभी 5 मिनट आराम किया है। सुन यांग ने विलाप किया। चलो चलें। चेंग फेफी ने अपने हाथ फैलाए और कहा, तुमने इसे इस तरह से नहीं देखा है। तुम्हारे 80% सपने अभी भी भयंकर हो सकते हैं और तुम सामने के दरवाजे से जाग गए हो। ओह, ये दयनीय है और मैं सफल नहीं हुआ हूँ। रात में न तारे दिखते हैं, न चांद, न उंगलियां दिखती हैं और अंधेरा आसमान एक बहुत बड़े जानवर जैसा लगता है। मैं पूरी दुनिया को अपने पेट में निगलने का इंतजार नहीं कर सकता। ठंडी हवाएं चल रही थीं, ये भोर से पहले का सबसे अंधेरा पल था। आसमान और धरती के बीच अंधेरा था, हिलती हुई नींव में और शहर की ऊंची दीवारों पर हल्की रोशनी चमक रही थी, लेकिन ये चकाचौंध करने वाली नहीं थी। हवा का एक झोंका आया और चौकन्ना व्यक्ति जम्हाई लेने से खुद को नहीं रोक सका। उसने कुछ बार दूर की ओर देखा, फिर अपनी आंखें आधी बंद कर लीं, फिर से जम्हाई लेने के लिए तैयार हो गया। उसने अचानक अपनी आंखें खोली और दूर की ओर देखने की कोशिश की। उसने अपने सो रहे साथी को अपने बगल में धकेल दिया और कहा, देखो, क्या दूर कुछ हिल रहा है?
ये कैसे संभव है? तुम तो चकाचौंध हो गए। साथी ने अपनी आंखें मली और आगे की ओर देखा। अंधेरे में टॉवर पर मंद रोशनी के साथ उसने दूर से कुछ काली परछाइयां चलती देखीं, तेज और समतल। उसने रात की हवा से एक मंद गर्जना भी सुनी, ऐसी आवाज़ जो केवल ज़ॉम्बी द्वारा बनाई जाती है। तभी टॉवर के सामने गश्त कर रहे दस्ते ने अचानक एक भयानक चीख निकाली, ज़ॉम्बीज़ हैं, बहुत सारे ज़ॉम्बीज़। किसी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और चिल्लाया, यह ज़ॉम्बी घेराबंदी है, संकेत भेजो। हवा में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और उसी समय दरवाजे पर लगे अलार्म डिवाइस से एक कर्कश फुफकार की आवाज़ निकली। तेज अलार्म बादलों के बीच से गुजरा, अंधेरी रात की खामोशी को चीरता हुआ, और बेस तुरंत उबल पड़ा। उसके बाद अनगिनत शक्तियां चारों तरफ से दौड़ पड़ीं। बूम! कुछ धमाकों के बाद भड़कीली रोशनी आसमान में फैल गई, जिससे चमकदार सफ़ेद रोशनी निकली और आसपास का इलाका दिन के उजाले की तरह जगमगा उठा। शहर की दीवार के नीचे तेजी से आ रहे लाशों को देखने के बाद सभी ने ठंडी हवा की सांस ली। एक काला दबाव काले बादलों की तरह दसियों हजार कम हो गए। अनगिनत शक्तियां लाशों में फूट पड़ीं और कुछ निम्न स्तर की लाशों को सीधे उन लोगों द्वारा नष्ट कर दिया गया जो दूर से हमला करने की क्षमता रखते थे। फिर ये सभी को खुश नहीं करता है, क्योंकि जब शक्तियों ने शक्ति की कुछ लहरें बाहर फेंकी तो लाश में एक पलटवार भी हुआ। इस बार विकसित हुए ज़ॉम्बीज़ को वास्तव में शक्ति का एहसास हो गया है। एक विशाल ज्वाला आकाश से नीचे आई, एक उग्र अग्नि ड्रैगन की तरह दहाड़ते हुए, गुर्राते हुए, रक्त बेसिन का मुंह खोलते हुए और एक सरपट की तरह शहर के टॉवर पर हमला किया। और ये शहर की दीवार से टकराने वाला था, और एक जल शक्ति व्यक्ति ने पानी का एक पर्दा फेंका जो आग की लपटों को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से यह पास आते ही गायब हो गया। ये 5वीं श्रेणी का ज़ॉम्बी है, जल शक्ति चिल्लाई। जब सभी लोग दीवार पर गिरने ही वाले थे तभी अचानक दीवार मुड़ गई। फिर ऐसा लगा कि धरती हिल रही है। एक अग्नि ड्रैगन ने घनीभूत पदार्थ के एक विशाल ढेर को अपनी हथेली से पकड़ लिया। चुटकी भर से अग्नि ड्रैगन दहाड़ उठा, एक अनिच्छुक गुर्राहट निकाली और अंत में गायब हो गया। जो व्यक्ति आया था उसका नाम लिंग तियानहुआ था। वह लगभग उसी समय जाग गया जब अलार्म बजा। जब वह शहर की दीवार के ऊपर आसमान की ओर बढ़ा तो वह इतनी सारी लाशों को देखकर थोड़ा चौंक गया। अब उसने मिट्टी की व्यवस्था शुरू की और आगे बढ़ा। सामने की दीवार के पास आने वाली लाशों को घेर लिया। अप्रत्याशित रूप से उसकी क्षमताएं सक्रिय हो गईं। ये लाशें वास्तव में कुछ कदम पीछे हट गईं, जैसे कि कोई निर्देश दे रहा हो, और फिर एक चतुर लाश समूह से छलांग लगाकर लिंग तियानहुआ पर एक विशाल आग का गोला भेजती है। ये बुद्धिमान ज़ॉम्बी पूरी तरह से इंसानों जैसा दिखता है। अगर वह लाश में खड़ा नहीं होता तो यह अनुमान लगाया जाता है कि भीड़ में चलने पर कोई भी उसकी पहचान नहीं कर सकता था। ये वह ज़ॉम्बी होना चाहिए जिसने अभी अभी आग का पर्दा बाहर भेजा है। लिंग तियानहुआ की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं और एक मिट्टी की दीवार उसके सामने खड़ी हो गई, जिसने आग के गोले के रास्ते को अवरुद्ध कर दिया। 5वें स्तर के लाश ने छुरा घोंपा और उसी समय लिंग तियानहुआ ने अचानक आह भरी, अचानक आसमान में छलांग लगाई और जमकर लात मारी। ये पैर ज़ॉम्बी की छाती के बीच में था और उसी समय एक शक्ति प्रणाली के रूप में लिंग तियानहुआ का पैर माउंट ताई के बराबर नीचे चला गया। फिर ज़ॉम्बी को केवल कुछ कदम पीछे धकेल दिया गया और तुरंत फिर से मजबूती से खड़ा हो गया। यहीं उस समय एक और 5वां स्तर का ज़ॉम्बी बाहर निकला, जिसके दोनों हाथों पर तेज ठंडी रोशनी चमक रही थी और लिंग तियानहुआ के दिल की ओर फेंका गया। गौर से देखो तो वह तेज ठंडी रोशनी उसके नाखून निकले, चाकू की तरह तीखे। लिंग तियानहुआ ने दूसरे पक्ष के हमले को रोकने के लिए कमर पर रखा चाकू निकाला। चाकू और पंजा बिना किसी खास आवाज के आपस में टकराए। हालांकि लिंग तियानहुआ का चाकू एक पल में 2 टुकड़ों में टूट गया। प्रतिद्वंद्वी एक सुनहरा ज़ॉम्बी होना चाहिए। लिंग तियानहुआ ने चाकू को सीधे छोड़ दिया और 2 की जोड़ी के साथ हवा में नहीं गिरा। हालांकि उसके आसपास जो चीखें दिमाग में आईं उसने उसे चौंका दिया। इस बार लाश ने शहर पर हमला किया और वहां बहुत सारी लाशें थीं। विशेष रूप से लाश ने अचानक क्षमताओं को विकसित किया और लाश के शरीर असामान्य रूप से कठोर और दर्द रहित थे, लेकिन अब वे क्षमताओं के साथ और भी अधिक शक्तिशाली हैं। यदि उनकी ताकत थोड़ी कमज़ोर है तो उसी रैंक में मौजूद साइकोनिक ज़ॉम्बी के हमले का विरोध नहीं कर सकते। ऐसा लगता है कि ज़ॉम्बी शहर की दीवारों के पास आ रहे हैं। दीवार पर बचाव करने वाली मिट्टी की क्षमताएं शहर की दीवारों को तेज़ी से मजबूत बनाती हैं, लेकिन ज़ॉम्बी बहुत ज़्यादा हैं। पैच वाली दीवारें बहुत ज़्यादा ज़ॉम्बी का सामना नहीं कर सकतीं। रॉकेट आर्टिलरी ने एक सुस्त ध्वनि की और विशाल तोप के गोले दागे। हालांकि इस तरह के को पिछले दिनों के बाद और अपग्रेड नहीं किया गया है और यह केवल निचले स्तर की लाशों की एक छोटी संख्या को ही नुकसान पहुंचा सकता है। इस समय अचानक फ्लेयर्स बुझ गए और थोड़ी देर के लिए चीखें बढ़ गईं। मुझे नहीं पता कि लाश ने कितनी क्षमताओं को मार डाला। लिंग लिंग, जिसने केवल शहर की दीवार पर यह आवाज़ सुनी, लाल हो गया, चिल्लाया, जल्दी करो, फ्लेयर्स को ऊपर उठाओ और उन सैनिकों को भी मदद करने दो जिनके पास बेस नहीं है, ताकि शहर की दीवारों को तोड़ने की अनुमति न हो।
अंधेरे में आसमान से गरज और बिजली के कुछ मोटे कटोरे गिरे। फिर शहर की दीवार बैंगनी गरज और बिजली की एक परत से ढक गई। जो लाशें शहर की दीवार को छूती थीं, वे तुरंत गरज और बिजली से जल जाती थीं। फैंग लिक्सुआन लाशों के समूह में उड़ गया। वह कदम दर कदम आगे बढ़ा। वह बिजली से घिरा हुआ था। हर कदम पर उसने कई बिजली फेंकी और इन लाशों के सिर काट डाले। 5वीं क्रम की क्षमता की भागीदारी के साथ लाश का हमला तुरंत कम हो गया। बुद्धिमान लाश ने तुरंत फैंग लिक्सुआन को देखा और फिर जो लाश उसके पास पहुंची वह चौथे क्रम की लाश बन गई और सबसे कम क्रम की लाश भी तीसरे क्रम की लाश थी। फिर भी कुछ लाशें मर गईं और थंडर क्षमताएं मर गईं। ये वास्तव में सभी क्षमताओं का सबसे मजबूत हमला है। जब भी कोई बहुत बड़ा वज्र गिरता है तो एक ज़ॉम्बी मारा जाता है। वह दो जल शक्तियों के बगल में खड़ा होता है और उनके हमले में सहयोग करता है। पानी और वज्र एक साथ मिलते हैं, हमला दोगुना हो जाता है और हमले की सीमा और भी व्यापक हो जाती है। ओह! काली लाशों के बीच एक लाश दहाड़ उठी और पूरा शरीर सुनहरी रोशनी से चमकने लगा और वहीं गायब हो गया। पीछे से तेज हवा आई। फैंग लिक्सुआन को चकमा देने में बहुत देर हो गई और उसकी छाती सीधे ज़ोंबी द्वारा घुस गई। ज़ोंबी उसके चेहरे पर गर्व से मुस्कुराया और उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम बहुत भयानक हो। फैंग लिक्सुआन। दूरी में लड़ रहे सोंग चेंगयू ने यह दृश्य देखा और एक कठोर दहाड़ लगाई। पागलों की तरह फैंग लिक्सुआन के पास पहुंचा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि फैंग लिक्सुआन इस तरह मर जाएगा। और दूसरी तरफ लिंग तियानहुआ, जो 2 5वें स्तर की लाशों से लड़ रहा था, का पीछा कर रहा था, वह भी हैरान था। जब सभी को लगा कि फैंग लिक्सुआन मर रहा है तो फैंग लिक्सुआन ने एक व्यंग्यात्मक लहजे में ज़ोंबी का हाथ पकड़ लिया और उसकी हथेली से एक गहरे बैंगनी रंग की बिजली निकली जो ज़ोंबी पर जा गिरी। यह ज़ोंबी चिल्लाया और बिजली की तरह वापस लौट आया, बुदबुदाते हुए, ये कैसे संभव है? तुम तो एक साधारण इंसान हो, अगर तुम मेरे दिल पर वार करोगे तो तुम क्यों नहीं मरोगे? क्या तुम भी एक ज़ोंबी हो? ये कैसे संभव है? फैंग लिक्सुआन ने उपहास किया। उसके हाथ की हथेली में गरज और बिजली चमक रही थी और अनगिनत गरज और बिजली आसमान से गिर रही थी। उसी समय उसके हाथ में गरज और बिजली से घिरी एक लंबी तलवार कट गई और वह अचानक छठी क्रम की शक्ति की ओर कट गया। लंबी तलवारें खुलती और बंद होती थीं और नाचते समय हवा भी खरोंच जाती थी। इस समय बेस के अंदर से कई चीखें आईं। मुझे नहीं पता कि 2 स्मार्ट ज़ॉम्बी कहाँ मिलेंगे। जब उन्होंने किसी को देखा तो उन्होंने काट लिया। बेस में सभी क्षमताएं शहर के बाहर चली गईं। सभी लॉजिस्टिक कर्मी साधारण लोग हैं। वे बुद्धिमान ज़ॉम्बी के बिल्कुल भी विरोधी नहीं हैं, लेकिन प्रयास के एक पल में ही बेस अंदर से गड़बड़ करने लगा। चीखने चिल्लाने की आवाज़ें एक साथ मिल गईं। बेस हिल गया और अंदर से बाहर तक अशांति शुरू हो गई। शहर की दीवार पर कमान संभाले लिंग हे ने खबर सुनी और लगभग शहर के टॉवर के नीचे लगा दिया और तुरंत अजनबियों की एक टीम भेजी। सक्षम व्यक्ति समर्थन के लिए बेस पर जाता है। न तो लिंग हे और न ही फैंग लिक्सुआन ने सोचा कि उन्होंने बेस में सभी लोगों की सावधानीपूर्वक जांच की थी। फिर भी बेस में बुद्धिमान लाशें क्यों थीं? क्या गलत हुआ? लिंग तियानहुआ खून से लथपथ अपने शरीर में खड़ा था। उसने आखिरकार 2 5वें क्रम की लाशों को मार डाला। हालांकि लाशों के समूह में एक छठे क्रम की बुद्धिमान लाश दिखाई दी। वह अपनी क्षमता से छठे क्रम की लाश को नहीं हरा सका। टियर 5 और टियर 6 को बांधना आसान नहीं है और लिंग तियानहुआ मदद नहीं कर सकता। बहुत बड़ा संकट आ रहा है और मनोविज्ञान थोड़ा हताश है। लाश बहुत क्रूर हैं। हालांकि याओगुआन बेस ने बहुत सारी तैयारियां की हैं, फिर भी इसे रोका नहीं जा सकता। क्या ये विकास के बाद अधिक शक्तिशाली लाश है या क्या लाशों की एक स्थिर धारा है जो अभी भी यहाँ आ रही है? उनके पास कोई बजट नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कोई चीज़ सभी ज़ॉम्बीज़ को बुला रही है और शेक लाइट बेस को नष्ट किया जाना चाहिए। छठे क्रम की लाशों में से 2, वे सभी प्रतिद्वंद्वी नहीं थे। लाश द्वारा फिर से मारा जाने के बाद लिंग तियानहुआ लगभग थोड़ा अस्थिर हो गया। मिट्टी प्रणाली की शक्ति रक्षात्मक थी और हमला मजबूत नहीं था, भले ही उसके पास शक्ति प्रणाली हो। सहायता कर सकते हैं और छठे क्रम की लाश के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। जब तेज पंजे ने उसके दिल पर वार किया तो लिंग तियानहुआ ने उदास होकर अपनी आंखें बंद कर लीं। जब एंजेलो अंतरिक्ष से बाहर भाग गया तब भी थोड़ा सा साइनोसिस था। वह वापस एक मानव आकृति में बदल गया, कपड़े पहने और तुरंत बाहर चला गया, उस तरह की चीज़ करने के बारे में भावनाओं का आदान प्रदान करने के लिए सोंग चेंगयू के पास जाने के लिए तैयार। उसके कानों में अनगिनत चीखें थीं। आवाज़ और लाश के चीखने की आवाज़। एंजेलो ने अपना सिर झुकाया और खिड़की से बाहर देखा, केवल हवा में चमकती हुई चमक को देखने के लिए। क्या हो रहा है? एंजेलो अभी भी थोड़ा सा आकार से बाहर है। वह सिर्फ उसके साथ खेलने के लिए अंतरिक्ष में क्यों गया और बॉस के साथ कुछ ऐसा किया जो एक शर्मनाक बात थी जो केवल एक प्रेमी द्वारा ही किया जा सकता है? कैसे वापस आ गया? आधार गड़बड़ हो गया और दूरी में लगातार अंतर हैं। प्रभाव की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वह जल्दी से लड़ाई की दिशा में चला गया और बस एक बुद्धिमान ज़ोंबी को कुछ कमज़ोर मुर्गियों से लड़ते देखा।
लड़ाई लगभग बगल में थी और अभी भी जमीन पर कई शव पड़े थे। उसने थोड़ा भौहें से कुर्नी और लिंग त्यानहुआ के आदमियों को मदद करनी चाहिए। वह लगभग तुरंत ही मौके पर गायब हो गया और तुरंत 2 बुद्धिमान लाशों को मार डाला। क्षमताओं में से एक ने एंजिलो को देखा था और तुरंत आगे बढ़ा और उत्सुकता से कहा, मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे हैं। कृपया मेरी मदद करने के लिए बेस दरवाजे पर जाएं। जब मैं आता हूं तो 2 छठे स्तर की लाश बॉस लिंग लगभग पहुंच से बाहर। इस शक्तिशाली वक्ता के शब्दों के गायब हो जाने और रात में गायब हो जाने के बाद एंजिलू लगभग एक प्रतिरूप में बदल गया। उसके भाई को वास्तव में धमकाया गया था। ये घृणित था और इसे सहन नहीं किया जा सकता था। जो लोग उसके भाई को धमकाने की हिम्मत करते हैं वे बड़े होंगे। 8 टुकड़े उतारें और चूर्ण बना लें। फ्लेयर्स रात के आसमान के ऊपर उड़ते रहे और बेस के बाहर लड़ाई को दुखद नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि वहां 2 छठे क्रम के लाश थे जिन्होंने 2 सबसे शक्तिशाली को फंसा लिया था और लाशों ने शहर की दीवारों के नीचे तेजी से हमला किया। मिट्टी से चलने वाले लोगों ने शहर की दीवारों को बार बार मजबूत किया। अनगिनत लाशों द्वारा हमला किए जाने के बाद वे अंततः इसका समर्थन नहीं कर सके। थोड़ी देर तक हिलने के बाद उन्होंने जोर से आवाज़ की, जमीन पर गिर गए और अनगिनत धूल उड़ाए। उनकी गति फिर से दबा दी गई और कुछ मानसिक लोगों ने लड़ने का साहस खो दिया है। उन्होंने मरने के बारे में भी सोचा, लेकिन वे वैसे भी लड़ नहीं सकते थे, इसलिए वे मर सकते थे। रात के नीचे तीखे पंजे ठंडे हो गए और ऐसा लग रहा था कि लिंग त्यानहुआ का दिल पकड़ा जाने वाला है। छठे स्तर के लाश की आंखों में एक क्रूर मुस्कान चमक उठी, बस जब उसने सोचा कि उसके पंजे लिंग त्यानहुआ के दिल को जकड़ लेंगे। एक निष्पक्ष और छोटी हथेली दिखाई दी। उसने अपने पंजे टोफू की तरह फड़फड़ाए, लेकिन थोड़े प्रयास से उसे केवल हड्डी टूटने की एक कर्कश आवाज़ सुनाई दी। छठे क्रम के ज़ोंबी का पंजा कुचला गया। फिर एक बहुत बड़ा बल छठे क्रम के ज़ोंबी की छाती पर लगा। इससे पहले कि वह देख पाता कि उस पर किसने हमला किया, वह उड़ गया और उसके पीछे लाशों के समूह में गिर गया। वह बहुत देर तक नहीं उठ पाया। सभी प्रेत उस आदमी को देख रहे थे जो एक ही झटके में टीवी ज़ॉम्बी को उड़ा सकता था, और उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रात में युवक ने सबसे साधारण सफ़ेद शर्ट और काली पतलून पहन रखी थी। पतला शरीर थोड़ा पतला था, उसका चेहरा ठंडा था और वह स्थिर खड़ा था। उसने लिंग त्यानहुआ को एक तरफ से देखा और लोगों को कुछ तिरस्कार के साथ उठाया। मैंने इसे वापस फेंक दिया और बस इसे सोंग चेंग्यू को फेंक दिया। उसने हाथ बढ़ाकर अपने कपड़ों को खुजलाया। उसके हाथ में एक सुनहरी पसली दिखाई दी और उसने धीरे से कहा, तुमने मेरे छोटे भाई को धमकाने की हिम्मत की, तुम एक घटिया इंसान हो। गिरने की आवाज़ की बात करते हुए व्यक्ति एक अवशिष्ट छवि में बदल गया और सीधे लाश में घुस गया। उसके हाथों की पसलियां एक पीली सुनहरी रोशनी के साथ नाच रही थीं, जैसे दरांती के साथ एक मौत हर जगह से गुजर रही हो। लाश का सिर्फ एक टुकड़ा गिरा और प्रत्येक लाश एक हेडशॉट थी जिसे सीधे एक पसली द्वारा खींचा गया था। मस्तिष्क, प्लाज्मा और क्रिस्टल नाभिक जमीन पर गिर गए और उसी आदमी का आचरण एक डरावनी थी और यहाँ तक कि लाश भी थोड़ा डर गई थी। छठे क्रम का ज़ोंबी वास्तव में वही है जिसने आईक्यू चालू किया है। एंजिलू में जो शक्तिशाली गति फूटी थी, उसे देखकर वह भागने के अलावा कुछ नहीं कर सका। वह ज़ोंबी समूह की ओर पीछे हटता रहा, लेकिन एंजिलू ने उसे बंद कर दिया। चाहे वह कहीं भी छिप जाए, एंजिलू उसे हमेशा ढूंढ सकता है। एंजिलू को इस छठे स्तर के ज़ॉम्बी को मारने की कोई जल्दी नहीं थी। वह बहुत गुस्से में था, इसलिए उसने इस ज़ॉम्बी को जमकर पैक करके फिर से मारने का फैसला किया। जब वह कंकाल जादूगरों से लड़ता था तो वह पहले नहीं लड़ पाता था। प्रतिद्वंद्वी अक्सर उन कमज़ोर कंकालों को पकड़ने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल करेगा, उसे हमेशा ये तरीका याद रहता है। एंजिलो ने इत्मीनान से ज़ॉम्बी के बीच से गुजरते हुए कहा। उसके प्रभावशाली तरीके ने तुरंत पावरिस्टों को प्रोत्साहित किया। सभी ने खुशी मनाई और लिंगे ने चिल्लाने का अवसर लिया, घबराओ मत, हमारे पास टीवी ज़ॉम्बी से ज़्यादा शक्तिशाली है और बेस बच गया है। सोंग चेंग्यू ने लिंग त्यानहुआ के उन घावों का उपचार किया और भावुक होकर फुसफुसाया, सौभाग्य से वह मानवीय पक्ष में है। फैंग लिक्सुआन ने आखिरकार छठी श्रेणी के ज़ॉम्बी को मार गिराया जो उससे लड़ रहा था। उसने अपने कंधे पर लगे घाव को ढंक लिया और वहीं खड़ा रहा और देखा कि कैसे एंजिलू अपनी पसलियों का इस्तेमाल करके हर जगह ज़ॉम्बी को मार रहा है। वह हंसने से खुद को नहीं रोक पाया। उसे लगा कि अगर हर कोई जानता है कि एंजिलू के अजेय हथियार की अभिव्यक्ति वास्तव में उसकी पसलियां हैं। सबसे अंधकार में घड़ी बीत जाने के बाद अंततः इस क्षण भोर हुई। एंजिलो ने छठे स्तर की लाश को मारने के बाद लाश अंततः थोड़ा डर गई और कुछ बुद्धिमान लाश धीरे धीरे पीछे हट गईं, केवल उन लाशों को छोड़कर जिन्होंने अभी तक अपने दिमाग नहीं खोले थे और एक एक करके पावरिस्टों द्वारा साफ कर दिए गए। यह अत्यंत कठिन युद्ध अंततः भोर में समाप्त हो गया। सभी लोग जमीन पर बैठ गए और जमीन पर पड़े साथियों को देखने लगे। कुछ रो रहे थे, कुछ चुपचाप रो रहे थे। हालांकि वे अंततः बच गए और कई मानवीय चेहरों पर खुशी के आंसू दिखाई दिए। इस समय ज़ॉम्बी द्वारा घेराबंदी बेस पर हमला करने के बाद नुकसान बहुत भारी था।
जिस गोदाम में सामग्री संग्रहित की गई थी उसे बुद्धिमान ज़ॉम्बी ने आग लगा दी थी, और यहाँ तक कि प्रकाश बेस से उनके द्वारा आदान प्रदान किए गए विकासवादी जल उपकरण को भी नष्ट कर दिया गया था। एंजेलो बहुत दुखी था, बहुत दुखी, क्योंकि मिठाई के लिए सबसे अच्छा रसोइया लाश द्वारा मारा गया था, और बेस में मौजूद सामग्री जिसे लिंग तियानहुआ ने मूल रूप से उसे भेजने का वादा किया था, कल रात जला दी गई थी। उसने अपना सिर मेज पर रख दिया। उसके भाई को गंभीर नुकसान हुआ, और उसका नुकसान और भी गंभीर था। सोंग चेंगयू को लोगों की क्षमताओं को बचाने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता थी, और उसके पास मिठाई बनाने की ऊर्जा नहीं थी। बिना मिठाई के दिन बिना बॉस के दिनों से थोड़े ही बेहतर होते हैं। लिंग तियानहुआ गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेकिन उसे बेस के भविष्य की दिशा पर चर्चा करने के लिए बेस में कई शक्तिशाली नेताओं को बुलाना पड़ा, लेकिन लंबे समय तक शोध करने के बाद भी कोई अच्छा समाधान नहीं निकल पाया, तो उसे जाने देना पड़ा और सभी को आराम करने देना पड़ा। फैंग लिक्सुआन हंसने से खुद को रोक नहीं पाई जब उसने एंजेलो की जिद्दी नज़र देखी, और समय समय पर उसने सोंग चेंगयू की नाराजगी को देखा। सिर्फ एक दिन के लिए मिठाई नहीं खाना असहज है। आपके पास एक कंकाल रैक है, इसलिए मिठाई खाना पसंद है, वास्तव में बड़े पति। एंजेलो ने फैंग लिक्सुआन को हल्की नज़र से देखा और सोंग चेंगयू को देखता रहा, जो अपने हाथ फैलाने में असहाय था और आत्मसमर्पण का इशारा कर रहा था। उसने कमजोरी से कहा, लू ब्रदर, बॉस, क्या मैं इंतजार कर सकता हूं और आपके लिए ये करने का कोई तरीका ढूंढ सकता हूं? एंजेलो की आंखें तुरंत चमक उठीं और वह सीधा हो गया। जब उसने ऐसा किया तो सोंग चेंगयू ने तुरंत एंजेलो की गर्दन और कॉलरबोन पर लाल निशान देखे। वास्तव में वे बहुत स्पष्ट थे, लेकिन हर कोई बहुत व्यस्त था, इसलिए कुछ भी नहीं मिला। अब ये देखकर सोंग चेंगयू का चेहरा बदल गया है। पहली प्रतिक्रिया ये थी कि एंजेलो को बिस्तर पर लेटा दिया गया और एंजेलो की गर्दन की ओर इशारा करते हुए कहा, ये किसने किया? जब वह चिल्लाया तो फैंग लिक्सुआन और लिंग तियानहुआ दोनों ने देखा कि लिंग तियानहुआ ने सोचा कि फैंग लिक्सुआन ने ऐसा किया है, और तुरंत आरोप लगाया, फैंग लिक्सुआन, आपने छोटी इमारत का फायदा उठाने की हिम्मत की, आप बदमाश हैं। उद्धरण चिन्ह ... मेरे साथ क्या बात है? फैंग लिक्सुआन ने सोंग चेंगयू का हाथ पकड़ लिया, ये संकेत देते हुए कि वह एक परिवार का सदस्य था। उसका चेहरा समझ से परे था। इस समय सम्मेलन कक्ष का दरवाजा खुला हुआ था और एक लंबा आंकड़ा अंदर आया। उसकी आंखों ने सबसे पहले एंजेलो को देखा। उसकी आंखें कोमलता से भरी थीं, फिर उसने फैंग लिक्सुआन को ठंडे रूप से देखा। उसमें ठंडी रोशनी की एक झिलमिलाहट थी। ये गाओ शुओ है, तुम आखिरकार आ ही गए, मुझे लगा तुम मर चुके हो। फैंग लिक्सुआन ने सोंग चेंगयू की बाहों में लापरवाही से झुककर अपना पंजा हिलाया। गाओ शुओ ने उस पर आधे मिनट का भी ध्यान नहीं दिया और उत्सुकता से एंजेलो की ओर चल दिया, इस उम्मीद में कि वह युवक को गले लगा सकेगा। अंततः उसे उसका छोटा सा कंकाल मिल गया। एंजेलो ने उस आखिरी दिन के बारे में सोचा जब वह भाग गया था और अचानक उठकर लिंग तियानहुआ के पीछे छिप गया। वह कल रात भाग गया था। बॉस बहुत नाराज होगा। अगर बॉस ने उसे वापस पकड़ लिया और फिर उस तरह के प्रतिभाशाली व्यक्ति को प्यार किया, तो क्या उसने इसे स्वीकार किया या उसने इसे स्वीकार कर लिया? लेकिन क्या इस तरह की बात वाकई आरामदायक है? मिंग सोंग चेंगयू उस समय बहुत दर्दनाक लग रहा था। क्या वह बॉस से बात कर सकता है? पहले सोंग चेंगयू से बात कर सकता है और फिर इस तरह की बात के बारे में सोच सकता है, क्योंकि यह एहसास वाकई अजीब है, जैसे कि वह बीमार हो। नहीं, वह एक कंकाल है और बीमार नहीं होगा। लिंग तियानहुआ ने फैंग लिक्सुआन द्वारा गाओ शुओ को दिए गए खिताब को सुनने के बाद तुरंत इस बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त की कि एंजेलो उसके पीछे क्यों छिपा था। उसने सीधे अपने पीछे एंजेलो की रक्षा की और गाओ शुओ की नाक की ओर इशारा करते हुए गुस्से से कहा, परित्यक्त आदमी, तुमने छोटी इमारत को बेस से बाहर निकाल दिया और उसे बेघर कर दिया। अब भी तुम्हारे पास उसे खोजने का चेहरा है। मैं तुमसे लड़ूंगा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह का नाम गाओ शुओ था, जिसे त्याग दिया गया था। चुपचाप फैंग लिक्सुआन को खींच लिया सांग चेंगयू, जो उसके दिल में दूर चल रहा था। मुझे याद है कि मैं चौकड़ी को मारने के बाद एंजेलो को छोड़ रहा था कि शर्तें। एंजेलो उस गधे को खा रहा था और लुढ़क रहा था जिसे गाओ शुओ ने खुद के लिए बनाया था। पिछले दिनों आपूर्ति की कमी के कारण, लेकिन गाओ शुओ की शक्तिशाली क्षमता भी खो गई। वह सभी सामग्री भी पा सकता था। एंजेलो बहुत खुश था। वास्तव में स्वाद बहुत साधारण था, लेकिन क्योंकि यह गाओ शुओ द्वारा बनाया गया था, एंजेलो को लगा कि यह बहुत ही साधारण मिठाई तुरंत अलग थी। सन यांग सैडल ने खाने के लिए एंजेलो का इंतजार किया। सोंग चेंगयू के लिए उसने बड़ी बिल्लियों की देखभाल करने में एंजेलो की मदद की। एंजेलो ने खाने के दौरान गाओ शुओ से कहा, ठंडी रात भाड़े की रेजिमेंट अच्छी नहीं है, तुम्हारा छोटा भाई अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने लॉन्ग एवटियन भाड़े के समूह नामक एक नया भाड़े का समूह बनाया। अब से तुम मेरे छोटे भाई के रूप में भाड़े के समूह में शामिल हो जाओ। उद्धरण चिन्ह ... लॉन्ग एवटियन मर्सिनरी रेजिमेंट। गाओ शुओ ने मर्सिनरी रेजिमेंट का नाम दोहराया। उसके मुंह का कोना थोड़ा खींचा हुआ था। ये वास्तव में उसकी छोटी खोपड़ी थी। नाम बिल्कुल उसके हथियार की ईंट जैसा था।
ये बिल्कुल अनोखा था। मैच। गाओ शुओ को सहमत न होते देख एंजिलो ने सोचा कि वह अनिच्छुक है, शांति से गधे को अपने पेट में घुमाया और अपना हाथ सन यांग के सामने रख दिया। सन यांग ने तुरंत ईंट को एंजिलो के हाथ पर रख दिया। सभी को बहुत अवाक कर दिया। सफ़ेद हथेलियों ने स्लैब टाइलों को रगड़ दिया। एंजिलो ने गंभीरता से कहा, हालांकि आप मालिक थे, मैं निर्दयी नहीं होऊंगा, हमारी संबंधित प्रतिष्ठा को अवरुद्ध करूंगा, आओ और लड़ो, जीतो। मालिक है। उद्धरण चिन्ह। ये कैसी अजीब किताब है जिसे दोबारा पढ़ना पड़ेगा। आप इतनी जिद करके बॉस क्यों बनना चाहते हैं? मेरा प्रेमी हमेशा बॉस बनना चाहता है। तुम खुश हो, अब से तुम मालिक हो। गाओ शुओ ने एक गधे को लुढ़काया और उसे युवक के मुंह में घुमाया। युवक को एक छोटे से घूंट के साथ अपने मुंह में नाश्ता खाते हुए देखा। उसकी आंखों में एक कोमल मुस्कान दिखाई दी। जब युवक के होठों ने उसकी उंगलियों को छुआ तो गाओ शुओ की आंखें काली हो गईं। जब उसने अंतरिक्ष में सुंदर दृश्य के बारे में सोचा तो उसे लगा कि उसका मुंह सूख गया है और उसका दिल तुरंत बढ़ गया। आग। क्या ये सच है कि तुमने इतनी सहजता से वादा किया था? तुम्हारी मार्शल आर्ट के बारे में क्या अपनी प्रेमिका के लिए कुछ न करना ठीक है? चेंग फेफी ने अपनी आंखें घुमाईं। युकुन के लिए एंजिलो ने केवल इतना कहा कि वह उसे पेड़ पर लटकाने जा रहा था। वह आदमी पेड़ पर चढ़ गया और उसे उल्टा लटका दिया। सन यांग के चेहरे को देखते हुए एंजिलो ने परिवार के सदस्यों द्वारा उसे दी गई चोटों की जांच न करने का फैसला किया। बहुत बढ़िया। बॉस होने के नाते आप बाद में लॉन्ग एओटियन मर्सिनरी कॉर्प्स के डिप्टी कमांडर होंगे। अगर रेजिमेंट में कुछ ऐसा है जिससे आपको निपटना है तो आपको पहले उसे करना चाहिए। अगर आप नहीं कर सकते तो आप मुझे ढूंढ सकते हैं। अपनी खुद की व्यवस्था से संतुष्ट बॉस पहले रेजिमेंट का नेता हुआ करता था और अब वह डिप्टी लीडर है। बेशक वह सब कुछ कर सकता है और उसे खोजने की जरूरत है। इस तरह वह बॉस बन गया है और उसे भाड़े की रेजिमेंट का प्रबंधन करने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत चालाक है। युवा काली और सफ़ेद आंखें खुशी से चमक उठीं और थोड़ी आत्मसंतुष्ट भी। एक नज़र में उसे फिर से कुछ खुशी की बात सूझी। गाओ शुओ अपने सिर को रगड़ने से खुद को रोक नहीं सका और कहा, ठीक है, आप शांति से अपने नेता बन सकते हैं, मैं बाकी चीज़ों का ख्याल रखूंगा। उद्धरण चिन्ह। भविष्य में तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। अच्छा है। मैं जो तुमसे करने को कहूँ उसे तुम अस्वीकार मत करो। अच्छा है। एंजिलो दामाजिन दाओ सोफे पर बैठ गए और तुरंत बॉस होने के लाभों का आनंद लिया। वह एक गर्वित बिल्ली के बच्चे की तरह था। उसने अपनी थोड़ी उठाई और संकेत दिया कि वह नाश्ता खाना चाहता था। गाओ शुओ ने तुरंत प्लेट से हटा दिया। यहाँ उसने अपने छोटे कंकाल को खिलाने के लिए एक स्नैक निकाला और वैसे ही युवक के बगल में बैठ गया और युवक को अपनी बाहों में ले लिया। उन दोनों की थकी हुई सूरत ने लोगों के एक समूह की आंखें चौंधिया दीं। फैंग लिक्सुआन भी सॉन्ग चेंगयू के कंधे को थामना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से बाद वाले ने अपनी नाक से सिर्फ गुनगुनाया। फैंग लिक्सुआन को नमकीन नज़र से देखा और फैंग लिक्सुआन ने दुनिया के अराजक होने के डर के बिना हिलने की हिम्मत नहीं की। उसने आंखें सिकुड़ी और थोड़ा उदास महसूस किया क्योंकि उसने देखा कि जब उसने एंजिलो और गाओ शुओ को सामंजस्य में देखा तो उसकी आंखों में एक उदास लिंग हुआ चमक रहा था। मैं आपके प्यार का हकदार हूं जिसने आपको मुझे गड्ढे में डाल दिया। ज़ोंबी घेराबंदी की घटना के बाद हिलता हुआ आधार त्रस्त और बर्बाद हो गया था। सबसे भयानक बात यह थी कि आधार का आंतरिक भाग गंभीर रूप से प्रदूषित और क्षतिग्रस्त हो गया था और मीठे पानी के विकास उपकरण भी क्षतिग्रस्त हो गए थे जो अब रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। लिंग तियानहुआ ने अपने आदमियों द्वारा सिरदर्द के साथ बताई गई विभिन्न वस्तुओं को देखा और लिंगहे को देखा जो बैठकर शराब पी रहा था और मदद नहीं कर सका, लेकिन पूछा, पिताजी, मुझे लगता है कि हमें सभी के साथ इस आधार को छोड़ देना चाहिए और चले जाना चाहिए। अस्तित्व के लिए सबसे अच्छा आधार एक बड़ा आधार है, अन्यथा अगर लाश की घेराबंदी होती है तो सभी को मौत का इंतजार करना होगा। मुझे पता है, लेकिन कौन सा बेस उपयुक्त है? कुछ बेस बहुत ही खास होते हैं और जब वे चले जाते हैं तो उन्हें तोप के चारे के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लिंगहे ने गिलास में शराब हिलाई और आह भरी। बेस में बहुत सारी मृत शक्तियां भी हैं। ये वास्तव में फिर से ज़ॉम्बी द्वारा मारा जाना बर्दाश्त नहीं कर सकता। एंजिलो खाने पीने में बहुत खुश था। उसने अचानक लिंग तियानहुआ के शब्द सुने और ईंट को मेज पर पटक दिया। उसने धीरे से कहा, तुम मेरे छोटे भाई हो। अगर तुम मेरा अनुसरण नहीं करोगे तो तुम्हारा आधार उज्ज्वल होगा। क्या ये संभव है कि तुम सेवानिवृत्त होना चाहते हो? लिंग तियानहुआ एंजिलो की आवाज़ सुनकर दंग रह गया। उस समय उसने वास्तव में इसे सहजता से कहा था। जब वह विनम्रता से अपना मतलब व्यक्त करना चाहता था तो उसने एंजिलो के चेहरे पर मुस्कान देखी। मैं बहुत खुले विचारों वाला हूं और रिटायर होकर जीतना चाहता हूं। मैं ऐसा करूंगा और टोल दे दूंगा। स्लैब उसकी आंखों के सामने झूल रहा था। लिंग तियानहुआ ने युवक की स्पष्ट और मासूम आंखों को देखकर जल्दी से अपना सिर हिलाया। आधे महीने से ज़्यादा समय तक साथ रहने के बाद वह पहले से ही एंजिलो के चरित्र को जानता था और यह निश्चित रूप से कोई मजाक नहीं था। लाइट बेस पर जाओ।
जब तक मैं और फैंग लिक्सुआन सहमत हैं, लूलिन में पुरानी लोमड़ी आपको नहीं हिलाएगी। गाओ शुओ हमेशा सार्वजनिक और निजी रहा है। हालांकि लिंग त्यानहुआ नाम का ये लड़का अपने छोटे कंकाल के विचार को निभा रहा है, लेकिन बड़ी तस्वीर में वह गड़बड़ नहीं करेगा। फैंग लिक्सुआन ने लापरवाही से कुर्सी पर झुककर सिर हिलाया, लेकिन उसका टेंगलोंग अब कैसा दिखेगा, उसे और अधिक संदेह है। और जब वह वापस आएगा तो यूहेन को उसके व्यस्त काम के कारण बर्खास्त कर दिया जाएगा, क्योंकि टेंगलोंग को बर्खास्त कर दिया जाएगा क्योंकि वांग सेन का सामान 3 लोगों का है। बेस की आबादी के लिए आगे बढ़ना बहुत परेशानी वाली बात है। आम लोगों के लिए रास्ता खोलना, उनकी सुरक्षा करना बहुत परेशानी वाली बात है। इसके अलावा शेक बेस में बिजली पैदा करने वाले लोगों ने अभी बहुत कुछ खो दिया है। हालांकि हाँ, यह एंजिलो के लिए कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए जब एंजिलो ने ब्रिगेड ली और अपने परिवार को गुआंगमिंग बेस के गेट पर घसीटा तो गोलकीपर सभी दंग रह गए। नीमा, अगर टीम में कई आम लोग नहीं थे तो उन्हें लगा कि ये दुश्मन का हमला है। सौभाग्य से ब्राइट बेस बड़ा था, अन्यथा ये व्यक्ति प्रवेश नहीं कर पाता। कारण और प्रभाव को समझने के बाद लूलिन ने उत्साहपूर्वक उनका स्वागत किया। बेशक उनके पास अपना विचार था। हाल ही में घेराबंदी की खबरें हर जगह से आईं। हालांकि ब्राइट बेस की किस्मत अच्छी थी और उस पर हमला नहीं हुआ था, लेकिन मामले में सबसे पहले अधिक शक्ति बचाव होना अच्छी बात है। लिंग त्यानहुआ जैसी 5वीं क्रम की शक्ति बेस में शामिल हो सकती है, लेकिन वह इसके लिए इंतजार नहीं कर सकता। रास्ते में एंजिलो ने गुआंगमिंग बेस के मालिकों का ध्यान आकर्षित किया। आखिरकार जब वह उस दिन गुआंगमिंग बेस से बाहर निकला तो महान शक्ति का नज़ारा देखकर सभी दंग रह गए। जो लोग सेना की घेराबंदी में हैं वे बच जाएंगे। अगर कोई आश्चर्यजनक हमला नहीं हुआ तो यह आदमी निश्चित रूप से बेस से धीरे धीरे बाहर निकल सकता है। कोई भी इसका पीछा करने की हिम्मत नहीं करता। इतने सारे लोगों को देखकर एंजिलो ने सोंग चेंग्यू को आंख मारी। बाद वाले ने असहाय होकर अपना सिर घुमाया, ऐसा दिखावा करते हुए कि उसने एंजिलो की आंखों को नहीं देखा, और एंजिलो ने थोड़ा सा मुंह बनाया। छोटे भाई ने आज्ञा नहीं मानी और उसे साफ सफाई करनी पड़ी। फैंग लिक्सुआन ने मेहनती होकर सोंग चेंग्यू के सामने बहुत सहयोगात्मक ढंग से खड़े होकर अंजिलो से कहा, नेता, मुझे ये करने दो, आचेन ज्यादा शर्मीली है। फैंग लिक्सुआन ने भीड़ को जोर से चिल्लाया। लॉन्ग एओटियन मर्सेनरी रेजिमेंट आधिकारिक तौर पर स्थापित की गई थी और बेस का प्रमुख एंजिलो था, जो बेस का पहला मास्टर था। बहुत अधिक सूजन या अधिक वजन नहीं हो सकता है। शामिल होने के लिए आपका स्वागत है। इच्छुक पार्टियां कृपया आएं और मेरे साथ पंजीकरण करें। अगर मैं व्यस्त हूं तो मैं गाओ शुओ को भी ढूंढ सकता हूं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कहा जाता है कि लेते ही टेंग लोन बहुई ने फोन काट दिया और बॉस वापस आ गया। ये लड़का और गाओ शुओ दोनों अमर परियां हैं। उन दोनों ने कहा कि वे मर चुके थे। वे अचानक जीवित क्यों हो गए? टैमरॉन का बॉस एक और अपराध कर रहा है। आओ और लोगों को घसीट कर ले जाओ। एंजिलो वापस लौटने में सक्षम था। सबसे खुश ठंडी रात के भाड़े के सैनिकों का समूह है। उन्होंने बहुत उत्साह से एंजिलो के लिए एक स्वागत समारोह खोला और सभी ने एंजिलो से, विशेष रूप से वेई मिंग्यांग से, जो रोने वाला असली व्यक्ति था, ईमानदारी से माफ़ी मांगी। एंजिलो ने एक नाक और एक आंसू दरवाजे से बाहर फेंक दिया। फिर कोल्ड नाइट मर्सेनरी रेजिमेंट में एक जगह खोली गई, जो लॉन्ग एओटियन मर्सेनरी रेजिमेंट के बेस के रूप में काम करती थी। एंजिलो ने सीधे डिप्टी कमांडर को निर्देश दिया कि वहां बेस के रूप में एक घर बनाया जाए। बाद वाले ने कुछ नहीं कहा और सीधे स्वीकार कर लिया। संक्षेप में, हजारों मील तक अपनी पत्नी का पीछा करने के बाद गाओ शुओ गाओ के मुखिया ने एक संपत्ति को जगाया जिसे वफादार कुत्ता वफादारी कहा जाता है। एंजिलो की सभी स्वच्छंद आवश्यकताओं का बिना शर्त लाड़ प्यार और ठंडी रात में चिकन उड़ने वाला कुत्ता भाड़े की रेजिमेंट कूद गया। वैसे यहाँ तक कि ड्रैगन क्लब ने भी चिकन उड़ने वाले कुत्ते का पीछा किया। जिसने फैंग लिक्सुआन को बुलाया वह भी लोंगाउटियन भाड़े की रेजिमेंट का सदस्य था। जब एंजिलो ने उसे निर्देश दिया तो उसने कभी भी भरोसा नहीं किया, और फैंग लिक्सुआन अपनी भावी पत्नी को और अधिक देखने के लिए एंजिलो को कुछ बार ढूंढता है। उड़ते मुर्गियों और कुत्तों के ऐसे माहौल में उज्ज्वल आधार पूरे जोश में था। लिंग त्यानहुआ में लाए गए लोगों के समूह के लिए जगह तैयार करने के अलावा वे अगली चीज़ों की तैयारी भी कर रहे थे। स्थिति और भी गंभीर होती जा रही है। बुद्धिमान ज़ॉम्बी के उदय ने लोगों के लिए बहुत बड़ी आपदा ला दी है। थोड़े समय में याओगुआन बेस जैसे अनगिनत ठिकानों पर ज़ॉम्बी ने हमला किया। विशेषज्ञों की कमी के कारण कुछ ठिकानों को सीधे नष्ट कर दिया गया और कुछ ठिकानों को समर्थन दिया गया, लेकिन वे भविष्य में अधिक गंभीर स्थिति का सामना करने में विफल रहे और उन्होंने स्थानांतरित करने का विकल्प चुना। कई बेस संपर्क में थे। वे जानते थे कि गुआंगमिंग बेस में 7वीं स्तर की क्षमता थी और उन्होंने गुआंगमिंग बेस में शामिल होने का विकल्प चुना। प्रवास के दौरान गुआंगमिंग बेस में लोगों की संख्या बढ़ रही थी और विस्तार दोगुना हो गया था। इस अवधि के दौरान कई Z6 लाशें भी गुआंगमिंग बेस के पास दिखाई दीं। वे लुभाने लगे और उन्हें एंजिलो की ईंटों से मार दिया गया, जिससे सभी को राहत मिली।
बेस में सभी की नज़रों में एंजेलो की छवि अप्राप्य हो गई है। यह एक उद्धारकर्ता की तरह है। जो लोग लोंगाउटियन भाड़े की रेजिमेंट में शामिल होना चाहते हैं वे घर से बेस के गेट तक लाइन में लग सकते हैं। दुर्भाग्य से एंजेलो में से कोई भी दिखाई नहीं देता है। दूसरी ओर या तो प्रतिद्वंद्वी बहुत कमज़ोर है या प्रतिद्वंद्वी बहुत बदसूरत है। केवल फैंग लिक्सुआन ये जानने के बाद कि एंजेलो को सभी लोग अंतिम दिनों की आशा मानते हैं हंसे और ऊपर नहीं चढ़ सके। अगर इन लोगों को पता होता कि एंजेलो एक कंकाल है तो वे फिर कभी ऐसा नहीं सोचता। समय के साथ स्मार्ट ज़ॉम्बी अधिक से अधिक विकसित हो गए हैं और प्रमुख बेस स्मार्ट ज़ॉम्बी की पहचान करने में असमर्थ हो गए हैं, जिसके कारण स्मार्ट ज़ॉम्बी बेस में मिल गए हैं, जिससे बेस नष्ट हो गया है। ब्राइट बेस के लिए फैंग लिक्सुआन और एंजेलो के अस्तित्व ने बुद्धिमान लाशों को बेस में घुलने मिलने नहीं दिया। फैंग लिक्सुआन की तीसरी क्षमता साथ ही एंजेलो की कंकाल के रूप में वृत्ति उन्हें विकसित बुद्धिमान लाशों को पहचानने की अनुमति देती है। दोनों का दैनिक कार्य बेस में आने जाने वाले लोगों की सख्ती से जांच करना है, यहाँ तक कि आम लोग भी इसका अपवाद नहीं हैं। बेशक इनमें से ज़्यादातर काम फैंग लिक्सुआन द्वारा किए जाते हैं। एंजेलो का मानना है कि रेजिमेंट के नेता के रूप में उनका दैनिक काम खाना और मौज मस्ती करना है। उन्हें केवल तभी खेलना होगा जब छोटा भाई अनिश्चित हो। एंजेलो ने फैंग लिक्सुआन को छोड़कर सोंग चेंगयू के पास लंबे समय के लिए जाने का फैसला किया। एंजेलो का मानना है कि एक अच्छे बॉस के तौर पर उसके कर्मचारियों को खुश रहना चाहिए। चूंकि फैंग लिक्सुआन सोंग चेंगयू को पसंद करता है, इसलिए उसे उसके लिए अवसर पैदा करने चाहिए। एक आईना निकालो और उसके चेहरे को देखो। एंजेलो ने बाएं और दाएं देखा और आह भरी। हालांकि यह चेहरा खोपड़ी जितना अच्छा नहीं है, लेकिन वह वास्तव में एक बुद्धिमान बॉस है। भले ही वह बदसूरत हो जाए, लेकिन वह अपना आकर्षण नहीं रोक सकता। संतुष्ट होकर दर्पण को हटा दिया। बेस छोड़ने से पहले गाओशुओ को उसके लिए बनाई गई प्यार भरी मिठाइयों के साथ पकड़ लिया, जबकि यूयू बेस की ओर चल पड़ा। बेस के बाहर भीड़ को इकट्ठा करने के लिए कई आपातकालीन टैंक लगाए गए हैं। जब भीड़ पर्याप्त हो जाएगी तो वे पहले ये जांच करेंगे कि वे संक्रमित हैं या नहीं। अगर वे संक्रमित हैं तो उन्हें बेस में नहीं रखा जाएगा। सोंग चेंगयू की उपचार क्षमता अंत समय में समाप्त हो जाएगी। परिवार कोई अर्धविराम नहीं, वह संक्रमित लोगों का इलाज करने जाएगा। फिर हर कोई एंजेलो या फैंग लिक्सुआन से पूछेगा कि क्या कोई बुद्धिमान लाश मिली हुई है या नहीं। गुआंगमिंग बेस इस जांच में बहुत सख्त है। जब तक कोई व्यक्ति बाहर गया है, अगर वह अंदर जाना चाहता है तो उसकी जांच की जानी चाहिए। बहुत अधिक भीड़ है और उनमें से कई अन्य ठिकानों से कांटे भी हैं। यह अनिवार्य रूप से आधार के बाहर भ्रमित होगा। यहाँ तक कि परेशान करने वाले लोग हर दिन दिखाई देते हैं। सौभाग्य से उज्ज्वल आधार में कई उच्च स्तरीय क्षमताएं हैं, इसलिए दृश्य नियंत्रित है। लाइव नहीं, एंजेलो अभी अभी तंबू के पास आया था और उसने देखा कि सामने शक्तियों का एक समूह लड़ रहा है। सटीक रूप से कहें तो ये शक्तियों का एक समूह था जो एक शक्ति को हरा रहा था। शक्ति बहुत अच्छी लग रही थी, कार्रवाई बहुत भयंकर है और एक चाल और एक शैली सबसे उपयोगी हैं। उन्हें कम से कम घसीटा नहीं गया है, लेकिन वे गंभीर रूप से घायल लग रहे हैं। इसलिए वे कई शक्तियों से घिरे हुए थे और वे सामना करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। आसपास बहुत से लोग देख रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा करने में कामयाब नहीं हुआ। गुआंगमिंग बेस के लोगों के लिए उन्होंने बहुत सी ट्यूब नहीं देखी। इन दिनों इस तरह की चीजें वाकई बहुत ज्यादा हो गई हैं। अनदेखा करते हुए एंजेलो को आते देख द्वारपाल ने तुरंत एंजेलो को सम्मानपूर्वक सलाम किया। किसी ने तुरंत खुश होकर कहा, चेयरमैन, एक मिनट रुकिए। आज दूसरे ठिकानों से कई लोग यहाँ हैं। ये गड़बड़ है। आप हमारे द्वारा सभी को एक साथ बुलाने का इंतजार करें। इन शक्तियों के बारे में बात करने के बाद तंबू में आराम कर रहे लोगों को इकट्ठा होने के लिए बाहर आने दें। जांच के बाद ये लोग उज्ज्वल आधार में पंजीकरण करने के लिए आधार प्रवेश द्वार पर जा सकते हैं। एंजेलो लॉलीपॉप के साथ उबाऊ जगह पर खड़ा था और उसकी नज़र फिर से हाथापाई की दिशा में गिर गई। ये देखकर कि शक्ति अभी भी उन लोगों से लड़ रही थी, उसकी आंखों में प्रशंसा की एक झलक चमक उठी। व्यक्ति की क्षमता अभी भी लग रही थी, हाँ, उसके समूह का सदस्य बनने की योग्यता होना बहुत ही बदसूरत है। वह फैंग लिक्सुआन से भी बदसूरत कैसे दिख सकता है? क्या उसे समूह में भर्ती किया जाना चाहिए? उदासीन और ठंडा युवक चुपचाप खड़ा था, सीधा और ढीला, स्याही की तरह गहरी आंखें, स्पष्ट और मासूम, एक नक्काशीदार परिपूर्ण दोषरहित सुंदर जैड की तरह दिख रहा था। लंबी उंगलियों में एक लॉलीपॉप था जिसे गुलाबी जीभ समय समय पर चाट रही थी। जाहिर है कि यह बहुत भोला है, लेकिन जब यह युवक द्वारा किया गया था तो वह तुरंत एक अवर्णनीय प्रलोभन लाया। उसके आसपास के लोगों की आंखें सीधी थीं, लेकिन किसी ने भी आगे देखने की हिम्मत नहीं की। उस समय उन चौकीदारों के रवैये से अंदाजा लगाया जा सकता था कि प्रकाश के आधार में उसका दर्जा कम नहीं था। जब एंजेलो बदसूरत सदस्यों के लिए लड़ रहा था तो उसकी जान को गले लगाया गया था। एंजेलो की ताकत के साथ चुपचाप उसके पास जाना असंभव है, लेकिन किसी ने ऐसा किया।
एंजेलो ने नीचे देखा और अपनी जांघ पकड़ ली। यह 12 वर्षीय छोटी लोली है। हाँ, यह एक लोली है, वह शब्द जो उसने चेंग फेफी से सुना था। छोटी लोली ने उसके पैर को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें प्रार्थना और आशा से भर उठीं और उसने आंसू भरे चेहरे के साथ कहा, मैं आपसे अपने भाई को बचाने की भीख मांगती हूँ। वह गंभीर रूप से घायल है और मरने वाला है। अब और नहीं किया जा सकता। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। एंजेलो, जिसने कभी ऐसी बात का सामना नहीं किया था, उसकी आंखों में एक कमी उभर आई। अगर कोई मदद मांगता है तो उसे मदद करनी चाहिए, यानी हीरो सुंदरता को बचा सकता है। हाँ, हीरो सुंदरता को बचा सकता है और एक अच्छी कहानी भी बना सकता है। पहले से ही। ये देखकर कि एंजेलो ने कुछ नहीं कहा, लिटिल लोली ने सोचा कि एंजेलो मदद करने के लिए तैयार नहीं है और जल्दी से कहा, जब तक आप मेरे भाई को बचाने में मेरी मदद करते हैं, मैं आपके साथ रात भर रह सकती हूँ। नहीं, मैं 1 महीने तक आपके साथ रह सकती हूँ। 1 महीना। एंजेलो ने अपनी आंखों में थोड़ी सी अरुचि के साथ यह वाक्य दोहराया। क्या वह इतना शक्तिशाली व्यक्ति है? सुंदरी को बचाने के लिए नायक को कैसे भुगतान किया जा सकता है, लेकिन 1 महीने का इनाम क्या है? छोटी लोली और भी चिंतित हो गई जब उसने एंजेलो की आंखों में निराशा देखी। उसने उन लोगों को देखा जो उन शक्तियों द्वारा घेरे गए थे और अपने भाई पर 2 और घाव देखे। आंसू फिर से बहने लगे और वह घुटकर खड़ी हो गई। उठो और कहो, मुझे अभी तक छुआ नहीं गया है। मैं साफ हूँ। जब तक तुम मेरे भाई को बचाने के लिए तैयार हो, तुम जब तक चाहो मेरे साथ रह सकते हो। तुम्हारा बड़ा भाई कौन है? अंत में एंजेलो ने कहा। उसने वापस जाकर सन्यांग से पूछने का फैसला किया, उसके साथ 1 महीने तक रहने में कितना खर्च आएगा। ऐसा लगता है कि कोई व्यावहारिक लाभ नहीं है, लॉलीपॉप जितना ही अच्छा। ये देखकर कि एंजेलो सहमत हो गया, लिटिल लोली ने जल्दी से एक आंसू पोंछा और उन लोगों की ओर इशारा किया जो लड़ रहे थे। उनके द्वारा घेर लिया गया व्यक्ति मेरा भाई है। आप प्रकाश आधार में एक व्यक्ति हैं। जब तक आप उन्हें रोकने के लिए कुछ लोगों को ले जाते हैं, उन्हें अवश्य रोकना चाहिए। इस बिंदु पर लड़ाई भयंकर हो गई है। कई तीसरे क्रम की शक्तियों और एक चौथे क्रम की शक्ति से घिरा हुआ है और गंभीर चोटों के तहत इतने लंबे समय तक बने रहना पहले से ही मोज़ियुन की सीमा है। और एक बार फिर एक शक्ति प्रकार की शक्ति से टकराने के बाद मोज़ेज़ेन ने कुछ कदम पीछे हटे और अंत में जमीन पर गिर गए। बस जब उसने सोचा कि वह मरने वाला था तो एक आकृति आसमान से गिर गई और उसे रोक दिया। एंजेलो ने आग के गोले उड़ाए और धीरे से कहा, लाइट बेस की साइड पर किसी भी लड़ाई की अनुमति नहीं है, अन्यथा कोई माफी नहीं है। ये देखकर कि मरने वाला व्यक्ति बच गया है, अग्निशक्तिशाली व्यक्ति बहुत दुखी हुआ। उसने डांटा, अपने आप को एक बुद्धिमान व्यक्ति मत समझो, ये बहुत बढ़िया है। जल्दी करो और मुझे बताओ। तुम्हें बता दूं, मेरा चचेरा भाई एंजेलो है। अगर तुम उसे बता दोगे कि तुम हमारे लिए बाधा बन रहे हो तो तुम पर अच्छा लगेगा। ये शक्तियां अभी लड़ रही थीं और उन्होंने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। द्वारपाल का एंजेलो के प्रति रवैया बहुत अहंकारी था। एंजेलो, तुम्हारा चचेरा भाई। एंजेलो स्तब्ध रह गया। उसने उन पची हुई यादों को पलटा। चाहे उसने कितनी भी बार पलटा हो, ऐसी कोई याद नहीं थी जिसका इस व्यक्ति से कोई लेना देना हो। जब चौकीदार ने इन लोगों को एंजेलो के चचेरे भाई होने का दावा करते देखा तो वे डर गए और फिर खुद को रोक नहीं पाए और धीरे से हंस पड़े। मिंगजी एंजेलो उनके सामने ही थी और वे उसे पहचान नहीं पाए, यहाँ तक कि दूसरे चचेरे भाई होने का दावा करने की हिम्मत भी नहीं कर पाए। अग्नि शक्तिशाली व्यक्ति ने देखा कि एंजेलो कैसा दिखता है और उसे लगा कि वह डर गया है। उसने हंसते हुए कहा, कैसे डर लगता है? भले ही आप लाइट बेस के सदस्य हों, ये सिर्फ एक छोटी सी भूमिका है। मेरे चचेरे भाई एंजेलो, लेकिन पिछले दिनों में नंबर 1 मास्टर, आपके पास अब भागने का समय है। एंजेलो ने भौहें सिकोड़ी। यह नकली लोमड़ी और बाघ है। उसने अपनी प्रसिद्धि का इस्तेमाल करने की हिम्मत की। हालांकि उसने पहले भी कुछ कंकालों को ठीक करने के लिए बॉस की प्रसिद्धि का इस्तेमाल किया था, लेकिन यह आदमी वास्तव में दुखी लग रहा था और उसने इसे गोली मार दी। इसे पेड़ पर लटकाने का समय आ गया है। उसने अपना हाथ घुमाया और ईंट उसके हाथ में आ गई। वहीं ईंट से टकराने ही वाला था कि उसकी पैंट का पैर फट गया। ये दूसरी बार था जब उसके पैर से उसकी पैंट फट गई। एंजेलो ने जमीन पर पड़े व्यक्ति की ओर देखा। रिजर्व सदस्यों और उसकी बहन के पास बहुत ही अजीबोगरीब क्षमताएं हैं। बेशक मो ज़ीचेन ने यह भी देखा कि उसकी बहन मो चेनचेन किसी की मदद करने के लिए गई थी। उसने धीरे से एंजेलो की पैंट खींची और कमजोरी से कहा, उनमें से एक के पास अंतरिक्ष विभाजन क्षमता को नियंत्रित करने की क्षमता है। सावधान रहो। अंतरिक्ष विभाजन शक्ति। एंजेलो की आंखें चमक उठीं। ऐसी शक्ति अभी तक नहीं देखी गई। तुम्हें देखना चाहिए कि यह कैसी दिखती है। अग्नि शक्तिशाली व्यक्ति मूल रूप से एंजेलो को दूर ले जाना चाहता था। आखिरकार ये पहली बार आया था और यह बहुत अधिक परेशानी नहीं थी, लेकिन एंजेलो को कुछ बार देखने के बाद उसकी आंखें अब और नहीं हट सकती थीं, खासकर जब एंजेलो अभी भी बगल में थी। लॉलीपॉप के साथ लॉलीपॉप चाटने की हरकत ने उसे लगभग तारांकन और लार टपकाने जैसा महसूस कराया।
वह दुष्टता से मुस्कुराया और अंजीलू की ओर इशारा करते हुए कहा, बेटा, मैंने अब अपना मन बदल लिया है। मैं चाहता हूं कि तुम कुछ दिनों के लिए मेरे साथ खेलो। अगर तुम सहमत नहीं हो तो मैं अपने चचेरे भाई को तुम्हारी मरम्मत करने दूंगा और तुम्हें प्रकाश से बाहर निकाल दूंगा। आधार, क्या मैं बेस छोड़ने की हिम्मत कर सकता हूँ? एंजेलो ने उसके चेहरे की ओर इशारा किया। अग्नि शक्तिशाली व्यक्ति ने सोचा कि वह डर गया है। उसने एक विचित्रता का भाव दिखाया। दुष्ट मुस्कान। एंजेलो के पतले शरीर को ऊपर से नीचे तक देखा, उसके मुंह के कोने को चाटा और कहा, डर, अब यहाँ आओ और कुछ चाचाओं के क्रोध को शांत करो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। एंजेलो ने स्लैब को अपने दाहिने हाथ से अपने बाएं हाथ में बदल दिया। उसने इन लोगों को एक बार भी थप्पड़ नहीं मारने का फैसला किया। यह उनके लिए बहुत सस्ता था। शक्ति वाले व्यक्ति ने आगे बढ़कर एंजेलो के नितंबों को छुआ जब उसे लगा कि यह होने वाला है। जब मुझे यह महसूस हुआ तो एंजेलो ने मुझे बगल से लात मारी। उसने कुछ ही क्षणों में उस आदमी को कई मीटर तक उल्टा उड़ा दिया और वह खून की धार के साथ जमीन पर गिर पड़ा तथा फिर ऊपर नहीं चढ़ सका। खैर, इस बच्चे ने वास्तव में ऐसा करने की हिम्मत की। कुछ लोगों ने एंजेलो के हाथों को देखा और तुरंत अपनी क्षमताओं को बाहर फेंक दिया और एंजेलो पर हमला किया। एंजेलो ने अपनी आंखें भी नहीं झपकाईं और इतने सारे मनोवैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए जाल से बाहर निकल गया जैसे कि बगीचे में चल रहा हो। ये सभी क्षमताएं जमीन पर गिरीं। एंजेलो ने उनमें से एक को देखा। घास से टकराने के बाद क्षमता जगह को काटती हुई प्रतीत होती है। हमला तेज है लेकिन शक्ति बहुत कमजोर है। बोरियत महसूस करते हुए एंजेलो ने एक एक ईंट उठाकर ईंटों को उठाया और सीधे कुछ पावर चीखने वालों की चीख को हल किया। अग्नि क्षमता मूल रूप से बिना हिले डुले जमीन पर खड़ी थी। ये दृश्य देखकर आंखें लगभग चमक रही थीं। अभी उसने एंजेलो की हरकत को भी स्पष्ट रूप से नहीं देखा, लेकिन केवल महसूस किया कि एक फूल उनके सामने था और ये लोग जमीन पर गिर गए। उसने शुरू में छोटे भाई द्वारा एंजेलो की आधी विकलांगता को पीटने का इंतजार किया और फिर उसे तंबू के कोने में खींच लिया ताकि सभी एक साथ आनंद ले सकें। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे एक कठोर ठूंठ का सामना करना पड़ेगा जो ठंड से पसीना बहा रहा था, और कुछ कदम पीछे हट गया, चिल्लाया, तुम मुझे हिला नहीं सकते, मेरा चचेरा भाई एंजेलो है। जिसने उसे उत्तर दिया वह एंजेलो का एक स्लैब था। इस बार उसे सिर पर गोली नहीं मारी गई बल्कि सीधे चेहरे पर फेंका गया। एंजेलो ने चतुर ऊर्जा का उपयोग किया, इसलिए किसी ने अग्नि शक्ति वाले व्यक्ति की गर्दन नहीं तोड़ी। वह आदमी चिल्लाया और अपना चेहरा एंजेलो पर फेंकते हुए आग का गोला फेंका, लेकिन दुर्भाग्य से वह एंजेलो को बिल्कुल भी नहीं लगा। उसने गुस्से में कहा, अगर तुमने मुझे हिलाने की हिम्मत की तो मेरा चचेरा भाई तुम्हें जरूर मार डालेगा। मैं कहता हूँ भाई का रिश्ता सबसे अच्छा होता है। इस समय सन यान कुछ ठंडी रात के भाड़े के रेजिमेंटों को लेने और एंजेलो के स्थान पर सामग्री डालने के लिए एंजेलो आया था। ये देखकर कि एंजेलो लोगों को सिखाने के लिए एक ईंट पकड़े हुए था, उसने मुस्कुराते हुए पूछा, बॉस, इस व्यक्ति ने आपके साथ और भी खिलवाड़ किया? एंजेलो ने धीरे से कहा, उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि मैं कुछ दिनों के लिए उनके साथ खेलूं और मैं खेल रही थी। सन यांग ने जमीन पर पड़े लोगों की ओर सहानुभूतिपूर्वक देखा और एंजेलो का मजाक उड़ाने का साहस किया। अग्नि शक्ति से लैस व्यक्ति ने अंतिम संघर्ष किया। उसने अपना सिर पकड़ लिया और गुआंगमिंग बेस के द्वारपाल को चिल्लाया, मैं एंजेलो का चचेरा भाई हूँ, आओ और मुझे बचाओ। जवाब में मुस्कुराहट की आवाज़ आए। इसके बजाय सन यांग ने एंजेलो की ओर इशारा किया और हंसते हुए कहा, एंजेलो, तुम्हारे अभी भी रिश्तेदार हैं, मुझे क्यों नहीं पता? एक रिश्तेदार के रूप में तुम्हारा कंकाल केवल कंकालों का कंकाल ही हो सकता है। एंजेलो ने उस आदमी से एक और ईंट छीन ली और धीरे से कहा, मुझे नहीं पता। जब जमीन पर मौजूद लोगों ने यह सुना तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया और अचानक वे अवाक रह गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके सामने खड़ा कमज़ोर दिखने वाला युवक एंजेलो निकला। वह बस ये बताना चाहता था कि वह दूसरे पक्ष का चचेरा भाई है, लेकिन वह कभी नहीं मिला था। उसके पास वह कार्यकर्ता आया जिसने एंजेलो को गुआंगमिंग बेस पर लात मारी और कहा, उन सभी को पेड़ पर लटका दो, मुझे ये करना पसंद है। सुन यांग ने मदद के लिए अपने आसपास के लोगों का अभिवादन किया और लोगों को सीधे तंबू के पास एक तार से लटका दिया। छोटी लोली ने साहस जुटाया और खुद को एंजेलो की बाहों में फेंक दिया और ऊंची आवाज में कहा, मैं भविष्य में तुम्हारी होंगी। मैंने इस दृश्य में गाओ शुओ को देखा जैसे ही वह अपनी शक्तियों के साथ गश्त पर वापस आया, और उसका चेहरा तुरंत काला हो गया। जब मैं वापस आऊं और देखूं कि मेरी प्रियतमा के साथ संबंध बनाए जा रहे हैं तो मुझे क्या करना चाहिए? कहने का मतलब है, बेशक, अपने स्वामित्व की घोषणा करना और फिर उस तारांकन को काट देना जिसने उसकी प्रियतमा के साथ संबंध बनाए हैं। ये देखते हुए कि जिस व्यक्ति ने संबंध बनाए हैं वह सिर्फ एक छोटा सा पाद है, गाओ शुओ ने अधिक कोमल होने का फैसला किया। वो उल्का के पास गया, उस छोटी लोली को पकड़ लिया जो एंजेलो की जांघ को उठा रही थी और चेंग फेफी की बाहों को उसके पीछे फेंक दिया। फिर उसने एंजेलो को बहुत आक्रामक तरीके से अपनी बाहों में पकड़ लिया, दो नर्म होठों का सामना करते हुए पंखुड़ियों को चूमा।
जब एंजेलो ने गाओ शुओ को फिर से अपना मुंह बनाते हुए देखा तो उसने बहुत ही सहयोगात्मक तरीके से अपना मुंह खोला और अपनी जीभ बाहर निकाली। उसे बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। वह एक कंकाल से 3 दृष्टिकोण और तपस्या की उम्मीद नहीं कर सकता था। दोनों ने जमकर चुंबन किया, मानो लड़ रहे हों। पहले किसी ने नहीं रोका, जोर जोर से शोर मचाया। आसपास के लोग मनाने लगे, कुछ सीटी बजाने लगे, कुछ शर्त लगाने लगे। शर्त चेंग फेफी और सन यांग की है। उन्होंने शर्त लगाई कि पहले किसको चूमा जाएगा। उनके हाथ और पैर नर्म थे और उनकी आंखें सीधी थीं। चेंग फेफी ने सोचा कि जो पहला व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता है वह एंजेलो होना चाहिए, क्योंकि एंजेलो बिल्कुल भी चूमता नहीं है। यह अनुमान लगाया जाता है कि वेंटिलेशन भी नहीं है। यह अफसोस की बात है कि सन यांग ने पहले ही एंजेलो की अंधभक्ति कर ली है। उन्होंने कहा कि उन्हें लगा कि एंजेलो जीतेगी। इसका कारण ये है कि बॉस के पास अलग अलग प्रतिभाएं हैं और वह सब कुछ जल्दी सीख जाता है। गांव शुओ को पाना मिनटों की बात है। यहाँ आओ, चलो एक गांव खोलते हैं। हर कोई क्रिस्टल कोर का दबाव निकाल कर देखेगा कि नेता ऊंचा है या नेता मजबूत है। गाओ शुओ 5 में से 1 हारता है और एंजेलो 1 में से 1 हारता है। फैंग लिक्सुआन, जो सबसे अधिक धोखा देना पसंद करता है, बेस से बाहर चला गया और सीधे उसके बगल में एक टेबल पर गोली मार दी। वैसे उसने गाओ शुओ को जीतने के लिए जुआ खेलने के लिए क्रिस्टल कोर निकाला। मैं अन का नेता हूँ, वह प्रथम स्वामी है। मैं नेता पर हावी हूँ। हालांकि ताकत के मामले में वह दूसरे नंबर पर है, लेकिन उसके पास पर्याप्त अनुभव है। गाओ शुओ, जो चुंबन में डूबा हुआ था, ने अपने पीछे से आवाज सुनी और अपने दिल में अपने दांत पीसते हुए उन लोगों को हराने के लिए उत्सुक था जो दुनिया में अराजकता से डरते थे और जोर से चूमते थे। एंजेलो ने भी जमकर जवाब दिया। वह तेजी से सीख रहा था और गाओ शुओ ने उसे कई बार चूमा। मुझे तुरंत ही चाल समझ आ गई। कुछ किताबें पढ़ने के बाद मुझे पता था कि दूसरे व्यक्ति को सांस फूलने वाले हाथों और पैरों से चूमने में बहुत खुशी होगी, इसलिए मैं हर बार उस तरह की सांस फूलने वाली हरकतें करता था। दरअसल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपने पीछे बैठे लोगों की बातें सुनकर एंजेलो तुरंत सतर्क हो गया और उसने बॉस को खुश करने का नाटक करना बंद कर दिया। अब वह सबसे बड़ा है, वह दूसरों के सामने कमजोरी कैसे दिखा सकता है। तो यह उत्साही चुंबन लंबे समय तक चला और अंत में इस शर्त के तहत कि गाओ शुओ हॉन्फ रहा था और पीला दिख रहा था। मैं जीत गया। सन यांग खुशी से नाभिक लेने के लिए मेज पर पहुंचे और रास्ते में चेंग फेफी से कहा, तुम हार गए। अच्छा कहो, आज रात मेरे साथ डेट पर जाओ। चेंग फेफी के चेहरे पर एक काली रेखा थी। वह गाओ शुओ को देख रहा था। उसकी सांस लगभग फूल रही थी और वह ऐसा दिखने के लिए मजबूर था जैसे उसने अंजीलो फू को ऐसा करने नहीं दिया हो। उसने मन ही मन कहा, बॉस नीचे वाला नहीं है। शायद यह वास्तव में संभव है। सन यांग चेंग फेफी के कंधे से टकराया और फुसफुसाया, बॉस का बल इतना भयंकर है। शुओ भाई के लिए इसे पकड़ना अभी भी एक समस्या है। शायद वो वास्तव में इसके नीचे है। गाओ शुओ की खांसी ने उसकी शर्मिंदगी को छुपाया और चुपचाप वापस जाने और खेती करने के लिए कड़ी मेहनत करने का फैसला किया। उसकी प्रेमिका की ताकत का मूल्य बहुत अधिक है और यह पति सही होना चाहिए। एंजेलो मो जियू के दोनों भाई बहनों के पास गया और देखा कि मो चेन चैन बहुत सतर्कता से मो जियू के सामने खड़ा था। उसने शांति से इस प्यारी सी छोटी लोली को फिर से उठाया और एक तरफ रख दिया, फिर मो जियू के बगल में बैठ गया, हल्के से। हालांकि तुम फैंग लिक्सुआन से भी बदसूरत हो, लेकिन तुम्हारी ताकत ठीक है, इसलिए मैंने फैसला किया और भविष्य में तुम मेरी अपनी हो। माफ करना, मैं एक सीधा आदमी हूँ। मोजिजन ने अपना चेहरा छुआ, यह नहीं जानते हुए कि एंजेलो ने क्या कहा। गाओ शुओ खुलकर आगे आया, एंजेलो को अपनी बाहों में लिया और अपने शब्दों को दोहराया। जियाओलो का मतलब आपको लॉन्ग एओटियन भाड़े के कोर में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना है। मुझे आश्चर्य है कि आप क्या चाहते हैं। ये पता चला कि यह सिर्फ अर्थ है। मोजीक्सी को राहत मिली। उनके चेहरे ने अंतिम दिनों में बहुत परेशानी पैदा की। अगर यह उनकी ताकत नहीं होती तो उन्हें खा लिया जाता। आपको पता होना चाहिए कि लॉन्ग एओटियन भाड़े की रेजिमेंट अब बहुत प्रसिद्ध है। अंतिम दिनों में पहला मास्टर और अंतिम दिनों में दूसरा मास्टर सभी इस समूह में हैं। लेकिन फिर उन्होंने दुखी होकर कहा, मैं गंभीर रूप से घायल हो गया था और मुझे एक अजीब सा जहर भी दिया गया था। मुझे नहीं पता कि मैं कितने समय तक जीवित रह पाऊंगा। सॉन्ग चेंग्यू, काम पर आओ। एंजेलो उन्हें हाथ हिलाकर जवाब दिया। उपचार क्षमताओं के सामने जो घातक हो सकते हैं, वे अंततः एक छोटी समस्या बन गए हैं। भाड़े के रेजिमेंट के लिए एक अतिरिक्त सदस्य है। एंजेलो बहुत खुश है। इस दिन लूलिन अचानक लोगों को एंजेलो में खोजने के लिए लाया। वह थोड़ा चिंतित था। जब उसने किसी को देखा तो उसने सीधे अपना उद्देश्य बताया। ये पता चला कि ज़ोंबी घेराबंदी में पास का एक बेस नष्ट हो गया था। बचे हुए लोग प्रकाश की ओर भाग रहे थे। बेस के रास्ते में लाशों का एक समूह एक परित्यक्त शहर में फंस गया था और इसे बनाए रखना असंभव लग रहा था। एक मनोवैज्ञानिक ने घेराबंदी को तोड़ दिया और मदद के लिए लूलिन को ढूंढ लिया। ये शहर प्रकाश के आधार से बहुत दूर है और जो लोग पोस्ट पर आए थे उन्हें 10 दिनों की देरी हुई। उनके अनुसार 3 5वीं क्रम की लाशें हैं। उनमें से केवल एक 5वीं क्रम की शक्ति है।
ताकत बहुत असमान है। चलो पहाड़ों और पहाड़ों पर फिर से चलते हैं, और जब हम वहां पहुंचते हैं तो लोग शायद मर चुके होते हैं। गाओ शुओ ने नक्शे पर स्थान की ओर इशारा किया और उत्सुकता से कहा, निश्चिंत रहो, मैं तैयार हूँ। बेस में सेना है। एक हेलीकॉप्टर से उसमें ईंधन भर दिया गया है। आपकी लोंगाउटियन भाड़े की रेजिमेंट को केवल 2 लोगों की जरूरत है, नुकसान कम से कम होगा। हवाई जहाज। एंजिलू की आंखें चमक उठी। उसने अभी तक कोई विमान नहीं बनाया था। स्थिति गंभीर थी। इस समय एंजिलो और गाओ शुओ तुरंत बेस के बाहर चले गए। निश्चित रूप से वहां एक छोटा विमान खड़ा था। विमान के उड़ान भरने के बाद एंजिलो ने चुपचाप विमान की गति और उसके पंख फड़फड़ाने की गति का हिसाब लगाया। तेजी से उसने अपनी ठोड़ी को छुआ, दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देखा और संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। फिर भी वह सर्वश्रेष्ठ था। हेलीकॉप्टर की गर्जना बहुत देर से गूंज रही थी। एंजिला गाओ शुओ की जांघ पर आलसी ढंग से लेटी हुई थी और उसे थोड़ा ऊब महसूस हो रहा था। रेसिपी का एक पन्ना पलटने के बाद गाओ शुओ ने तस्वीर एंजिला को थमा दी। अगली बार मैं तुम्हारे लिए ये बनाऊंगा। पेस्ट्री कैसी रहेगी? तस्वीर में पेस्ट्री देखकर एंजिलो ने तुरंत सिर हिलाया। उसी समय उसने अपना मुंह ऊपर उठाया और गाओ शुओ को चूमा। गाओ शुओ ने एक पल के लिए नजर डाली। एंजेलो ने ऐसा करने की पहल कभी नहीं की। उसका ठंडा चेहरा ये बहुत नर्म हो गया और आंखें कोमलता से झिलमिला उठी, जो केवल एंजेलो के चेहरे पर पाई जा सकती हैं। फिर चुंबन को गहरा कर दिया। लूलिन द्वारा बताई गई जगह पर विमान के तैनात होने के बाद जमीन से अभी भी कुछ दूरी थी। नीचे देखते हुए हमने देखा कि इस शहर में बहुत सारे ज़ॉम्बी घूम रहे थे और शहर में भागते हुए ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए लगातार शक्तियां थीं। चलो नीचे चलते हैं। गाओ शुओ ने नीचे की भयावह स्थिति को देखा। एंजिलू ने सिर हिलाया। उसे सीढ़ी से नीचे उतरना चाहिए था। कौन जानता था कि एंजिलू इतना डर गया था कि पायलट ने उसके हाथ हिला दिए और विमान ने हवा में कुछ बड़े ऐसे आकार के लड़ाकू विमान फेंके। रुकें। लिन किंग ने कुछ साधारण लोगों का पीछा किया और उन लोगों को भोजन पहुंचाया जो परिधि में लड़ रहे थे। वह एक स्मार्ट ज़ोंबी होने पर भरोसा कर रहा था। कोई भी उसके अपने कारण को नहीं पहचान सकता था और उसे घुलने मिलने में केवल 1 दिन लगा। उसका कारण बहुत सरल है, यानी यहाँ 5वीं क्रम की क्षमता को मारना। इस 5वीं श्रेणी की शक्ति को झाओ हाओ कहा जाता है। वह एक गुप्त प्लस स्पेस सिस्टम शक्ति है। 5वीं श्रेणी की लाश और विभिन्न स्तरों की लाशों का एक झुंड इतने दिनों तक शहर के बाहर हमला करता रहा। उन्होंने उसे नहीं मारा। लिन किंग बहुत परेशान है। शीर्ष 10 स्वामी अंतिम दिनों की आशा है। उनके अनुरोध पर ज़ोंबी राजा ने देशव्यापी घेराबंदी शुरू की। नतीजतन उनमें से 2 मारे गए और बाकी अच्छे थे। इसलिए एक लंबे हमले के बाद लिन किंग को भीड़ में खुद को मिलाना पड़ा और बाहर 5वें क्रम की क्षमताओं के साथ झाओ हाओ को मारने का एक तरीका खोजना पड़ा। उनकी योजना बहुत सरल है। सबसे पहले शहर के बाहर बड़े पैमाने पर बुद्धिमान लाश पर हमला करें और फिर शहर में मिश्रित लाश चालें खेल रही हैं। जब वो अराजकता में था तो उसने झाओ हाओ से संपर्क करने की कोशिश की और उस पर चुपके से हमला करने का अवसर लिया। सब कुछ बहुत सफल रहा। जब संकेत बजता तो सब कुछ शुरू हो जाता, लेकिन जब उसने विमान को दूरी में यात्रा करते देखा तो उसका दिल तुरंत डूब गया। एक बुरा आभास हुआ। निश्चित रूप से एक मजबूत व्यक्ति विमान से कूद गया और सीधे लाश में गिर गया। उसने अपने हाथ में एक सुनहरा बेत का हथियार पकड़ लिया और लाश के सामने नरसंहार शुरू कर दिया। लिन किंग कांप उठा, लगभग संयमित हो गया। जीने का डर। एंजिलो यहाँ क्यों आया? एंजिलो विमान से सीधे ज़ॉम्बी के ऊपर कूद गया और अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा हो गया। भारी टक्कर के कारण जमीन में कई दरारें पड़ गईं और जहां वह खड़ा था वहां एक बड़ा गड्ढा बन गया। बुद्धिमान लाशों के एक समूह ने इस तरह से एंजिलो को देखा और मस्तिष्क एक पल के लिए शॉर्ट सर्किट हो गया। पहली प्रतिक्रिया एक 5वें क्रम के बुद्धिमान ज़ोंबी की थी। उसने एक बहुत ही अजीब धारणा शक्ति को जगाया। हल्के हरे रंग का डबल। उसने एंजी गलियारे को ऊपर और नीचे देखा। आप एक इंसान नहीं हैं, नवजागृत ज़ोंबी। एंजिलो गड्ढे से बाहर कूद गया, अपने हाथों को हिलाया, अपनी पसंदीदा ताई ची मुद्रा बनाई और हरे आंखों वाले ज़ोंबी के खिलाफ अपने दाहिने हाथ को टिक किया। यह एक तरह का अभिमानी और घृणास्पद कार्य था। सिंगल। हरे रंग की आंखों वाले ज़ोंबी चेहरे ने भी हरे रंग का अनुसरण किया और उसकी बुद्धि बहुत अच्छी तरह से ठीक हो गई। एक नज़र में वह समझ सकता था कि उसके सामने यह आदमी इंसान नहीं था। उसका मतलब गुस्से से था और उसने कहा, मुझे लगता है कि तुम ज़ोंबी नहीं हो। तुम क्या हो? एंजिलो हरी आंखों वाली लाश से बात करने में बहुत आलसी था। वह आगे बढ़ा और एक लाश के पास पहुंचा। एक बड़े पैंतरेबाजी ने एक लाश को लात मारी और उड़ा दिया। उसके बाद एक और लात मारी। एक लाश के सिर पर, एक पैर पर। 2 लाशें बहुत जोर से लात मारने से उड़ गईं और वे टुकड़े टुकड़े हो गईं। ज़ॉम्बी का समूह तुरंत उबल पड़ा। चाहे वो बुद्धिमान ज़ॉम्बी हो या अविकसित बुद्धि वाले लोग, वे एंजिलो की ओर दौड़े और अनगिनत क्षमताओं और तीखे पंजों ने एक साथ हमला किया। एंजिलो के पैर जमीन पर गिर गए। वह किसी दापेग की तरह हवा में उड़ रहा था, सभी हमलों से बचता हुआ।
जब वह जमीन पर उतरने वाला था तो उसने अपनी हथेली से उसे थपथपाया और एक ज़ॉम्बी के सिर पर दबा दिया। एक और बड़ा झटका, दोनों पंजे बाहर निकालकर दो ज़ॉम्बी के सिर को पकड़ लिया। पिछले 2 दिनों में एंजेलो ने पाया कि उसकी शक्ति फिर से हिंसक हो गई थी। हमेशा बहुत सारी अजेय ऊर्जा थी और वह इसे बाहर निकालना चाहता था। उसे लगा कि वह शायद फिर से आगे बढ़ने वाला था, इसलिए उसने बस हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया और सीधे एक एक करके लाश को मारने की तैयारी की ताकि अपने अतिरिक्त अनुभव को बाहर निकाल सके। लाशें जमीन पर गिरती रहीं, उनमें से ज्यादातर के सिर एक झटके में उड़ गए और कुछ सीधे जमीन पर बिखर गए, खून से लथपथ। और तारांकन 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 दृश्य डूबते सूरज की रोशनी में वास्तव में मस्तिष्क, प्लाज्मा और क्रिस्टल नाभिक थे। क्यूईफी, खून सब सूर्यास्त है। ऐसे भयंकर और हिंसक दृश्य में एंजेलो के बेज विंडब्रेकर पर कोई दाग नहीं था। उसने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं और उसके पूरे शरीर पर अचानक एक पवित्र प्रकाश फूट पड़ा, जैसे कोई उद्धारकर्ता धरती पर आया हो जो धार्मिकता से भरा हो, दुनिया की करुणा और मुक्ति। लाशों की हरकतें जल्द ही दूर बैठे मनोवैज्ञानिकों को पता चल गईं। पहले तो उन्होंने चिल्लाया और फिर एक कठिन लड़ाई में जयकारे लगाए। हम बच गए हैं, हमें बचाने वाला लाइट बेस का स्वामी ही होगा। हा, हमें मरना नहीं पड़ेगा। बढ़िया। मनोवैज्ञानिकों ने खुशी मनाई और चिल्लाया। कुछ ने अपने हथियार जमीन पर फेंक दिए और अचानक आसमान से चिल्लाए। कुछ जमीन पर बैठ गए और जोर से हंसे, और यहाँ तक कि कुछ पहले बहुत तंग थे। आराम करने के बाद मैं रोने में मदद नहीं कर सका, एक बच्चे की तरह जो अपने घर का रास्ता नहीं ढूंढ सका। आखिरकार यहाँ झाओ हाओ दीवार के कोने पर पीला होकर झुक गया। वह पूरी तरह से घायल था और उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके इतने लंबे समय तक 3-5वें क्रम के बुद्धिमान ज़ॉम्बी को नियंत्रित किया। ये पहले से ही एक क्रॉसबो का अंत था। जिस बात ने उसे और भी हैरान कर दिया वह ये थी कि साइकोनिस्ट मूल रूप से संक्रमित नहीं था, लेकिन वह नहीं जानता था कि 5वें क्रम के ज़ॉम्बी द्वारा घायल होने के बाद वह फिर से संक्रमित क्यों हो गया। वह नहीं जानता कि वह कितने समय तक जीवित रह पाएगा या वह ज़ॉम्बी का सदस्य बनेगा या नहीं, लेकिन वह अपना दिमाग खोने से पहले खुद को मुक्त कर लेगा। गाओ शुओ विमान से कूद गया और चौराहे पर हाथापाई में उतर गया। उसने देखा कि कुछ लाशें भीड़ में घुस गई थीं। उसने लाशों को रोकने के लिए जल्दी से एक विशाल बर्फ की ढाल खड़ी की और उन्हें जमीन पर जमकर मुक्का मारा। अनगिनत बर्फ सामने की ओर फैल गई। एक पल में हवा ठंडी हो गई, क्रिस्टल स्पष्ट बर्फ हर जगह फैल गई और निचले स्तर के लाश जहां भी गए बर्फ के टुकड़ों में जम गए। शेष उच्च रैंकिंग वाली लाश बर्फ से मुक्त होने के बाद उन्होंने तुरंत गाओ शुओ पर हमला किया। गाओ शुओ ने अपना सिर उठाया, एक बर्फ चाकू को संघनित किया और एक एक करके लाश को खत्म कर दिया। जब एंजेलो नीचे कूदा तो उसने स्थिति चुनी। जिसने सबसे ज्यादा ज़ॉम्बी चुने वह सबसे शक्तिशाली था, इसलिए अब गाओ शुओ का सामना बहुत ज्यादा ज़ॉम्बी से नहीं हुआ और उसने उन्हें जल्दी से हल कर दिया। सड़क पर खड़े मनोवैज्ञानिकों को आराम दें। जब उसने विरोधियों के सतर्क हाव भाव देखे तो उसने बर्फ की एक ब्लेड लहराई और धीरे से कहा, घबराओ मत, मैं प्रकाश के आधार से गाओ शुओ हूं, तुम्हें बचाने के लिए। उसने कहा कि यह गाओ शुओ था। क्या वह एक बुद्धिमान ज़ॉम्बी के रूप में प्रस्तुत हो सकता है? मूर्ख, उसने अभी अभी हमें बचाया है। लेकिन बुद्धिमान ज़ॉम्बी बहुत चालाक होते हैं और वे 36 योजनाओं का उपयोग करेंगे। भाई हाओ को निर्णय लेने दो। झाओ हाओ धीरे से दीवार पकड़कर खड़ा हुआ और भीड़ के सामने चला गया। जब यह तय हो गया कि गाओ शुओ को राहत मिली है तो उसने उत्सुकता से पूछा, हेड गाओ, हम फिर से मिल गए हैं। आप कितने लोगों को बचाने के लिए लाए हैं? 2 लोग। गाओ शुओ हंसा। हर किसी का चेहरा ढह गया और उनके विचार अनायास ही उठे। आपकी बहन आपको बचाव के लिए आने दिया। आपने वास्तव में केवल 2 लोगों को लिया। बाहर बहुत सारी लाशें और एक पक्षी के साथ 2 लोग इसका उपयोग करते हैं। गाओ शुओ ने विमान में आसपास की स्थिति पर नजर डाली और पाया कि यहाँ सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति है, इसलिए वह यहाँ उतरा। सभी को उसकी बात सुनते हुए देखकर वह थोड़ा निराश हुआ और समझाया, आपने गलतफहमी जताई है, मैं 2 लोगों को नहीं ला रहा हूँ। मैंने तो बस इतना कहा था कि इनसे 2 लोगों को बचाना कैसे संभव हो सकता है। हाँ, कम से कम मनोवैज्ञानिकों की एक टीम की जरूरत है, 10 और 8 नहीं है। गाओ शुओ ने दूर से देखा और देखा कि उसका अपना छोटा कंकाल खुशी से खेल रहा है। अपनी आंखों से वह देख सकता था कि एंजेलर 5वीं श्रेणी के ज़ॉम्बी के साथ खेल रहा था, जिसकी मुट्ठी ज्यादा शक्तिशाली है। वह थोड़ा मुड़ा और साधारण वाले के ऊपर से कूद गया। बाधाएं एंजेलर के पास पहुंची और वह चला गया और बोला, मेरा मतलब है, इसके अलावा मेरे पास कुल मिलाकर 2 लोग हैं। लिन किंग कांप उठा और भीड़ के पीछे छिप गया। वह गाओ शुओ के जाने के बाद पीछे की ओर देखता रहा, अपने होठों को डर से काटता रहा। पिछली बार गाओ शुओ की जहरीली शक्ति की चपेट में आने के बाद वह लगभग असहनीय था, लगभग जीवित। वह मर गया, लेकिन सौभाग्य से वह तुरंत भीड़ में छिप गया। अन्यथा गाओ शुओ द्वारा देखे जाने के बाद वह परिणामों की कल्पना करने की हिम्मत नहीं करता था और अपने हाथ में भोजन एक शक्तिशाली अभिनेता को सौंप देता था और वह चुपचाप मुड़ जाता था। सभी भोजन और पानी में एक नए प्रकार का ज़ॉम्बी वायरस मिलाया गया है।
यह वही है जो ज़ॉम्बी किंग ने इस बार बाहर आने के बाद उसे दिया था, ये कहते हुए कि जब तक ये वायरस मानव पीने के पानी में मिलाए जाते हैं तब तक मनोवैज्ञानिक भी मारे जाएंगे। संक्रमित। जब उसने इसके बारे में सोचा तो वह कांप उठा। वह ज़ॉम्बी राजा बहुत भयानक था। जब वह पहले पढ़ रहा था तो उसने नहीं लिखा था कि ज़ॉम्बी राजा के पास इतनी विकृत शक्ति थी। उसके इस दुनिया में आने के बाद से कुछ भी क्यों नहीं बदला। पुस्तक में शक्ति व्यक्ति के संक्रमित होने की क्षमता के बारे में नहीं लिखा गया है, केवल इतना है कि ज़ॉम्बी राजा में शक्ति व्यक्ति को संक्रमित करने की क्षमता है, और अंत में शीर्ष 10 बलिदानों में से आधे द्वारा मारा गया था। जब वायरस को गुप्त रूप से उन खाद्य पदार्थों में डाला गया था तो वह यह नहीं कह सकता था कि उसका मूड क्या था। शायद ये थोड़ा उदास था। आखिरकार उसने सभी यादें रखी, एक नया ज़ॉम्बी बनने के बजाय जो अतीत को भूल जाता है और अंत में बड़ा हो जाता है। लेकिन जब उसने अपने दुख के बारे में सोचा तो वह अब और उदार नहीं था। मूल रूप से वह जो करना चाहता था वह प्रकाश आधार में घुसना और प्रकाश आधार में पानी के स्रोत में वायरस डालना था। दुर्भाग्य से फैंग लिक्सुआन की सच्ची आंखें बहुत विकृत थीं और प्रकाश आधार को ठीक कर दिया गया था। टेटोम की तरह इसे बिल्कुल भी मिलाया नहीं जा सकता। यह न जानते हुए कि कितने लाश मारे गए थे, कुछ बुद्धिमान लाश पीछे हट गए और हरी आंखों वाली लाश ने ठंडे स्वर में फुसफुसाया, बलवान, चूंकि तुम एक इंसान नहीं हो तो तुम्हें इन अज्ञानी मनुष्यों की रक्षा क्यों करनी चाहिए, मेरे राजा के साथ सहयोग क्यों करना चाहिए और इस दुनिया पर एक साथ शासन करना चाहिए। एंजेलू ने 5वें क्रम के ज़ॉम्बी की समस्या का समाधान कर लिया है। उसने अपने जूतों पर जमी गंदगी को घृणा से देखा और खालीपन से कहा, मुझे उन चीज़ों से नफरत है जो मेरे मवाद के कोनों पर उगती हैं। हालांकि ग्रीन आइड ज़ॉम्बी के पास केवल 5 रैंक हैं, लेकिन उसकी शक्ति वास्तव में विशेष है। पूरा व्यक्ति कपास की तरह फड़फड़ा रहा है। एंजेलू के पैर उस पर लात मार रहे हैं। बाहर उड़ने के बाद वह हल्के से फड़फड़ाता है, जैसे कि कोई वजन नहीं है। उसने एंजेलू को समझाने की कोशिश की, मैं तुम्हें ये स्पष्ट रूप से विचार करने की सलाह देता हूं कि मनुष्य दुनिया की सबसे स्वार्थी और अभिमानी जाति है। अब जब तुमने उन्हें बचा लिया है तो शायद वे तुम्हारे आभारी होंगे। हालांकि एक बार जब तुम मनुष्य नहीं रहोगे तो तुम्हारी पहचान उजागर हो जाएगी। कोई भी याद नहीं रखेगा कि तुमने उन्हें बचाने के लिए क्या किया। हर कोई तुम्हारे प्रति शत्रुतापूर्ण होगा। मानव दुनिया में तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होगी जब तक कि यह अंततः मनुष्यों द्वारा नष्ट नहीं कर दी जाती। एंजेलू ने अपना सिर टेढ़ा करके हरी आंखों वाले ज़ॉम्बी को देखा। काली पुतलियों में एक काली नज़र चमक उठी, मानो दूसरे पक्ष के शब्दों के बारे में सोच रहा हो। जब हरी आंखों वाले ज़ॉम्बी ने सोचा कि एंजेलू खुद ही हिल रहा है तो एंजेलू अचानक गायब हो गया। जब वह फिर से प्रकट हुआ तब तक वह हरी आंखों वाले ज़ॉम्बी के पीछे खड़ा हो चुका था। उसने अपने हाथ जोड़े और एक चमकदार सुनहरी रोशनी बिखेरी। सुनहरी रोशनी अनंत पवित्रता और करुणा की सांस को बाहर निकालती है, जो हरी आंखों वाले ज़ॉम्बी को रोशनी में ढंक देती है। उसके पीछे वे सुनहरी रोशनी धीरे धीरे बनती गई और सुनहरे पंखों के 2 विशाल जोड़े धुंधले दिखाई दिए। सुनहरी ऊर्जा से बने पंख अनगिनत पंखों के टुकड़ों में बदल गए, जो चाकू की तरह नुकीले थे और अचानक सभी दिशाओं में फट गए। चारों ओर मौजूद लाशें इन सुनहरी रोशनी से टकरा गईं, जैसे कोई बिजुका अपना सहारा खोकर सीधा पीछे गिर गया हो। उसने फुसफुसाते हुए कहा, ज़ॉम्बी, इतने निम्न स्तर के प्राणी मिठाई भी नहीं बना सकते। ये वास्तव में उबाऊ है। अगर मैं सभी मनुष्यों को मार दूं तो मेरे लिए मिठाई कौन बनाएगा? क्या मैं तुम्हारे साथ मानव मांस खा सकता हूं और मानव रक्त पी सकता हूं? मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। सुनहरी रोशनी की रोशनी में हरी आंखों वाले ज़ॉम्बी को बस असहज महसूस हुआ, जैसे कि वह विकसित होने वाला था। वह दर्द से चिल्लाया, उसके चेहरे पर उसकी अभिव्यक्ति विकृत हो गई और पूरा शरीर अचानक रबर की तरह सुनहरी रोशनी से बाहर निकल आया। हवा में घना सफ़ेद कोहरा छा जाता है और हवा का तापमान अचानक ठंडा हो जाता है, जैसे गर्मी से सर्दी और सर्दी में अचानक बदलाव आ गया हो और ज़मीन बर्फ से जम जाती है। जब कोहरा चला जाता है तो बची हुई लाशें मानव बर्फ में जम जाती हैं। गाओ शुओ के हाथ आपस में जुड़े हुए थे। एक पल में ये लाशें टुकड़ों में बदल गईं, जैसे कि शून्य में कई बड़े हाथ एक साथ दिखाई दिए। उन्हें निचोड़ते हुए वह कदम से कदम मिलाकर हरी आंखों वाली लाशों के पास गया। जंगल की भयंकरता उसकी आंखों में चमक उठी, जैसे कि वह लोगों को देखकर ही उन्हें जमा सकता है। उसके शरीर की ताकत डगमगा रही थी। हर कदम आगे बढ़ने पर उसके पैरों के नीचे मोटी बर्फ अपने आप दिखाई देने लगी। जब उसने हरी आंखों वाली लाश को देखा तो गाओ शुओ के दिमाग में अचानक एक तस्वीर उभरी, कुछ इस तरह जैसे कि लंबी आस्तीन वाली सील को उठाया गया हो, ताकत बढ़ रही हो और इस समय स्मृति अराजक थी। एक खंडहर के ऊपर 10 मजबूत आदमी एक हरे आंखों वाले ज़ॉम्बी के साथ जमकर लड़ रहे हैं। उनके चारों ओर की जमीन लाशों और क्षमताओं के शवों से भरी हुई है। खून बह रहा है और भयानक है। शरीर के केंद्र में एक छोटी लड़की जमीन पर घुटने टेक कर चुपचाप रो रही थी और अचानक आसमान में बर्फ के टुकड़े दिखाई दिए, जो दिल दहला देने वाला था। गाओ शुओ ने अपने सिर को जोर से पकड़ लिया। मस्तिष्क में एक दर्दनाक दर्द था, जैसे माथे पर जोर से हथौड़ा मारा गया हो और ठंडे पसीने ने तुरंत पीठ को गीला कर दिया। चमकती हुई तस्वीर बहुत समय पहले की लग रही थी।
पहले जो होता था वह आमतौर पर तब होता था जब हरी आंखों वाली लाश को एंजिलो में सुनहरी रोशनी से बने पिंजरे में बांध दिया जाता था। गाओ शुओ ने बर्फ की तलवार को अपने हाथ में पकड़ लिया और बिजली की गति से आगे बढ़ा। एक तलवार ने हरे आंखों वाले ज़ोंबी के सिर को छेद दिया और तस्वीर फिर से दिखाई दी। कई मनोवैज्ञानिकों ने हरे आंखों वाले ज़ोंबी को वश में किया, आगे बढ़े और प्रतिद्वंद्वी के सिर को छेद दिया, और वही तस्वीर उसके सामने सब कुछ के साथ ओवरलैप हो गई। जब मैंने उस युवक की परिचित आकृति देखी जो जमीन पर गिर गया था क्योंकि उसे हरी आंखों वाले लाश को वश में करना था, उसके शरीर पर शक्ति फिर से नियंत्रण से बाहर हो गई थी।